ओके, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 41 तक एसक्यूएल का। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर यूनियन माइनस एंड इंटरसेक्ट कमांड। तो बेसिकली यूनियन माइनस और इंटरसेक्ट कमांड क्या होता है, तो आंसर दिया हुआ है कि यूनियन माइनस ऑल्सो नोन एज एक्सेप्ट and intersect are set of operators in SQL used to combine the result of two or more selected statements into a single result set। बोला जा रहा है ये जो तीनों ऑपरेटर हैं ये बेसिकली ऑपरेटर्स हैं हमारे एसक्यूएल के अंदर, और ये हमको हेल्प करते हैं जो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट से हमें रिजल्ट सेट्स आते हैं। तो इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम दो तीन सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट सेट को कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। ओके, सो पहले यूनियन ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। बोल रहा है कि द यूनियन ऑपरेटर इज़ यूज टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर select a statement into a single result set which eliminates the duplicate row। The syntax for using union is as follows। तो बोला जा रहा है यूनियन स्टेटमेंट को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमको दो सेलेक्ट स्टेटमेंट से जो भी रिजल्ट सेट आता है और उन दोनों रिजल्ट सेट के अंदर जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक, तो सिर्फ जब हमको कॉमन रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं तो उस टाइम हम यूनियन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। और इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, पहला सेलेक्ट स्टेटमेंट रहेगा, दूसरा सेलेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। टेबल हमारे पास दो डिफरेंट है, सेम टेबल पर भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर यूनियन का ऑपरेटर लगाना पड़ रहा है। ओके, अगेन यहाँ पर यूनियन में मैंने एक चीज़ मिस्टेक किया था। यूनियन में बेसिकली दो सेलेक्ट स्टेटमेंट से हमें वो रिजल्ट्स मिलते हैं, बेसिकली सारे ही हमें रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, बट जो भी रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट होते हैं वो बस अपने को नहीं मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके का होता है यूनियन, अपने को सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, बस डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होते हैं हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर। माइनस या फिर एक्सेप्ट के अंदर लिखा हुआ है द माइनस ऑपरेटर इज़ यूज टू रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द फर्स्ट सेलेक्टेड स्टेटमेंट that are not present in the second selected statement। तो बोला जा रहा है कि माइनस ऑपरेटर जब भी हम यूज़ करते हैं दो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो जो हमारा फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसके सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। तो माइनस, ओके, ये रहा हमारा, ये वाला होगा। और इसका भी यूज़ करने का सेम ही हमारा सिंटेक्स है, दो सेलेक्ट स्टेटमेंट है और बीच में माइनस है हमारा। इंटरसेक्ट में दिया हुआ है द इंटरसेक्ट ऑपरेटर इज यूज टू रिटर्न ओनली द रोज that are common to both select statement। तो इंटरसेक्ट में बोला जा रहा है कि हमें सिर्फ वही रोज देखने को मिलते हैं जो दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट में कॉमन हो, ठीक, जैसे ये होगा। और क्या भी सिंटेक्स सेम है, बस अपने को इंटरसेक्ट बीच में डालना है। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है द कॉलम नेम एंड डेटा टाइप ऑफ द कॉलम इन द रिजल्ट सेट्स आर डिटरमाइंड बाय द सेलेक्ट स्टेटमेंट इन द सेट ऑपरेशन। ओके, सो बोला जा रहा है जो कॉलम नेम है और डेटा टाइप है, ये दोनों जो हमारा रिजल्ट सेट में जो रिजल्ट सेट है उसका जो कॉलम नेम और डेटा टाइप है, एक हर एक कॉलम और उसका हर एक कॉलम का डेटा टाइप, ये डिसाइड होता है जो हमारा फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट है सेलेक्ट ऑपरेटर उसके द्वारा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कर्सर एंड हाउ टू यूज़ अ कर्सर। तो बोला जा रहा है कि कर्सर क्या है और कर्सर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर दिया हुआ है कि अ कर्सर इन एसक्यूएल is a database object that allows you to manipulate and process individual rows returned by a query। तो बोला जा रहा है कि एसक्यूएल में हम लोग एक क्वेरी लिखते हैं, कर्सर बनाते हैं बेसिकली, जो कि हमको हेल्प करता है जो भी एक टेबल के जो भी इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं उनको एक एक करके उसके उसको मैनिपुलेट या फिर प्रोसेस करने में। सो इन सिंपल टर्म्स कि कर्सर बेसिकली एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है जो कि हमको अलाउ करता है मैनिपुलेट और प्रोसेस करने में एक क्वेरी से रिटर्न किया हुआ जो भी हमारे पास रिजल्ट सेट आता है
उसके अंदर उसके जो भी रोज़ हैं उसके अंदर। नाउ अ कर्सर प्रोवाइड्स अ वे टू इटरेट थ्रू द रिजल्ट सेट of a query one row at a time and perform operations on each row as needed। तो बोला जा रहा है कि कर्सर बेसिकली एक तरीका है जो कि हमको हेल्प करता है जो भी हमारा रिजल्ट सेट है। यूजुअली जब भी हम सेलेक्टेड स्टेटमेंट लिखते हैं तो सेलेक्टेड स्टेटमेंट में हमारा पूरा का पूरा जो डेटा है वो इकट्ठा हमको एज अ टेबल आता है, बट कर्सर को जब हम यूज़ करते हैं तो वही टेबल आता है, रिजल्ट सेट ही आता है, बट वो एक एक करके प्रिंट होते हुए आता है। ठीक। बेसिकली इन शॉर्ट समझे तो कर्सर वैसा कुछ नहीं है कि हमारे पास माउस पॉइंटर होता है और हम लोग एक एक रो के पास जाके क्लिक करते हैं फिर वो चेंज कर सकते हैं। ठीक। वैसा कुछ नहीं है। कर्सर बेसिकली एक फॉर लूप होता है। तो कर्सर को हम एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि फॉर लूप है और इस फॉर लूप के अंदर हम अपना कुछ भी कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं। जैसे फॉर लूप एक एक करके इटरेट करते रहता है। जो भी हमने लॉजिक लिखा हुआ हो, जैसे फॉर लूप हम मानते हैं एक से अगर हमको 100 तक जाना है तो फॉर लूप हमारा एक से लेके 100 तक एक एक करके जाएगा, और उस बीच में फॉर लूप के अंदर हम कुछ कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं। तो सिमिलर है कर्सर में हम लोग क्या काम करते हैं, ये भी फॉर लूप है और ये जैसे जैसे एक एक करके रिकॉर्ड्स के पास जाता है तो हर रिकॉर्ड के लिए हम कुछ ऐसा लॉजिक लिख सकते हैं जो कि हर रिकॉर्ड को एक डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करेगा। और ये यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है जो एसक्यूएल के अंदर हमको रेस्ट ऑफ द जो भी ऑपरेटर्स और बेसिकली ऑपरेटर्स या फिर जो भी तरीका है उससे पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पर बेसिकली हम लोग कर्सर को यूज़ करते हैं जो कि एक लूप है। आगे दिया हुआ है कि कर्सर्स आर कॉमनली यूज्ड इन सिचुएशन वेयर इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग टास्क दैट कैन नॉट बी अकॉम्प्लिश्ड विद अ सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट। सो अगेन वही बात है, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सेलेक्टेड स्टेटमेंट या फिर अपडेट डिलीट वगैरह यूज़ करके इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हम लोग हमारा बहुत सारा जो कॉम्प्लेक्स नीड है ऑब्जेक्टिव्स है वो हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। ठीक। तो वहाँ पर बेसिकली हम लोगों को कर्सर यूज़ करना पड़ता है जो कि एक एक रोज़ को एक एक करके इटरेट करता है और वहाँ पर जो हमारा कर्सर के अंदर लिखा हुआ कस्टम लॉजिक है वो डेटा को मैनिपुलेट करता है। नीचे दिया हुआ है कि हियर आर द बेसिक स्टेप्स टू यूज़ कर्सर इन एसक्यूएल। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जो कि बताता है कि एसक्यूएल में हम लोग कर्सर कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इधर हमको डिक्लेयर वगैरह करता हुआ मिलेगा, फिर हमें ओपन करना पड़ता है जो हमने कर्सर बनाया, फिर हम जो भी हमारा कस्टम लॉजिक है हम वो लिखेंगे, फिर जो हमारा ओके सो आई गेस हम लोग एंड कर रहे हैं जो भी कर्सर जो एक एक करके नीचे आते जा रहा है तो फॉर लूप कहीं ना कहीं तो एंड करना ही पड़ेगा ना। तो वही हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं, फिर जो कर्सर है इसको बंद कर रहे हैं, फिर कर्सर जो भी मेमोरी खा के बैठा हुआ है वो हम उसे ले रहे हैं वापस। तो पहला स्टेज होता है कि डिक्लेयर अ कर्सर। हम लोग को कर्सर को डिक्लेयर करना होता है। यूज़ द डिक्लेयर स्टेटमेंट टू क्रिएट अ कर्सर एंड डिफाइन its attributes such as select statement that will be used to fetch the rows, the cursor name and any parameters that the cursor requires। तो बोला जा रहा है सबसे पहले तो हम लोग को कर्सर को डिक्लेयर करना होगा। ठीक। आगे लिखा हुआ है तो डिक्लेयर स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्रिएट कर्सर एंड डिफाइन इट्स एट्रीब्यूट, इसी की हेल्प से हम लोग कर्सर को क्रिएट करते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे सेलेक्टेड स्टेटमेंट हमको यूज़ करना है दैट विल बी यूज ओके, और भी जो भी पैरामीटर्स हैं जैसे कर्सर का नाम हो गया, तो इन सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिक्लेरेशन में ही बता देते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा ओपन द कर्सर। यूज़ द ओपन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड स्टेटमेंट ओके एंड पॉपुलेट द कर्सर विथ द फर्स्ट रो ऑफ द रिजल्ट सेट। तो दूसरा है हमें ओपन स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। सो इधर भी कहीं ना कहीं होगा ओपन स्टेटमेंट। ओके, तो ये हमारे कर्सर को ओपन कर रहा है गेस टू एग्जीक्यूट सेलेक्टेड स्टेटमेंट। ओके, तो जो भी सेलेक्टेड स्टेटमेंट है ये वाला ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक। और जो हमारा कर्सर का जो हमारा लूप जिस मतलब जिस हमारा लूप एक एक करके
सारे वैल्यूज़ को कवर करता है। तो जिस पॉइंट पे होगा, हाँ, जिस पॉइंट पर होगा उसमें सबसे पहला जो भी हमारा रिजल्ट सेट का रिकॉर्ड होगा उसको फुल करेगा, मतलब उसके अंदर डालेगा, पॉपुलेट करेगा। दूसरा है फेच रो, यूज़ अ फेच स्टेटमेंट टू रिट्रीव द नेक्स्ट रोज। ओके, सो हमारे पास एक बेटर एग्जांपल है इधर, इसका हम लॉजिक समझने का कोशिश करते हैं। Yes, इधर है। सो हम लोग पहले स्टेप में चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं। सो दिस इज वेयर यू टेल द डेटाबेस आई एम गोइंग टू नीड अ लूप एंड ही and here is the data I want to loop through. You are not running the query yet, you are just defining the blueprint. So basically हम लोग यहाँ पर blueprint define कर रहे हैं कि हमें डिक्लेयर कर रहे हैं। पहला तो हमारा जो कर्सर का नाम है, और दूसरा जो हमारा ये है रिजल्ट सेट है वो। तो व्हाट हैपेंस, एसक्यूएल reserves a name that is employee cursor and associates it with your selected statement. Think of this as creating a bucket that will hold your result later. तो अगेन ये बेसिकली हमारा एक तरीके से बकेट के जैसा काम करेगा, जो कि हमारा जो भी रिजल्ट सेट है उसको स्टोर करके रखेगा। नाउ द स्टेप इज़ ओपन। तो दूसरा स्टेप है हमारा ओपन। अगर इधर भी हम देखते हैं नीचे में, तो ये जो हमको ओपन स्टेटमेंट दिख रहा है, तो बोला जा रहा है कि दिस इज द गो बटन। So open employee cursor means what happens, the database actually executes the select query. It populates the cursor with data and places a pointer at the very beginning, just before the first row. तो जैसे ही हम लोग ओपन एम्प्लॉय कर्सर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक। और जो भी रिजल्ट सेट है कि पहले रो के पहले हमारा जो पॉइंटर है वहाँ पर रहता है, ठीक। नाउ स्टेप 3 में क्या होता है कि fetch next the first time you have to manually grab the first row to get the loop started. तो बेसिकली जैसे हम लोग वाइल लूप के अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट बार बार बोलते रहते हैं, ताकि हमको नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट है वो हमें मिलता रहे, या फिर जब हम इटरेटर के भी अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड को कॉल करते रहते हैं, ताकि जो हमारा जो भी नेक्स्ट डेटा है किसी भी कलेक्शन के अंदर वो हमें मिलता रहे। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। सो फेच नेक्स्ट फ्रॉम द ओके एम्प्लॉय कर्सर इनटू @employee name। ओके सर, गेस ये हमारा ये है करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए है, जो भी करंट हमारा आइटम है। तो व्हाट हैपेंस, दिस पॉइंटर मूव्स। तो बेसिकली ये पॉइंटर, ओके, so this pointer moves to the second record. It takes the value from the name column and pours it into the variable employee name. Now you have a piece of data you can actually work with. तो अगेन ये जो पॉइंटर है ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड को अभी रेफर करना शुरू कर दिया है, ठीक। ना स्टेप 4 में वाइल फेच स्टेटस 0। ओके, सो दिस इज द ब्रेन ऑफ द लूप। तो यही इसी जगह पर हम अपना जो भी लॉजिक है वो डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर लूप के अंदर जो ब्रेसेस होता है उसके अंदर जब हम डिफाइन करते हैं, वैसा ही है ये बिगिन से एंड के बीच में हमारा एक तरीके से हम मान सकते हैं ये हमारा ये है करली ब्रेसेस है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो यहाँ पर भी है हमारे पास हमारा जो कस्टम लॉजिक है वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला बता रहा है व्हाट हैपेंस। So fetch status is a global variable. If it's 0, it means the last fetch was successful. You actually found a row. If it's -1, then it means you have reached the end of the list. Okay, so 0 है तो इसका मतलब हम लोग का जो लास्ट जो भी हम आइटम को फेच करना चाह रहे थे वो प्रॉपरली फेच हो गया। और अगर -1 हो गया इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट सेट के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट में है द लॉजिक एवरीथिंग बिटवीन बिगिन एंड एंड is where the custom logic lives. This is where you do the heavy lifting for that specific row. तो अगेन जब हम एक एक रो के ऊपर पॉइंटर को मूव कर रहे हैं, ठीक, तो उस रो पर उस रिकॉर्ड पर क्या ऑपरेशन होना चाहिए, तो वो हमारा होता है बेसिकली यहाँ पे बिगिन से एंड के बीच में जो भी चीज़ हम लिखते हैं। जैसे इधर हम लोग हमारा बिगिन से एंड के बीच में अपना लॉजिक लिखा हुआ है। स्टेप 5 में क्या होता है कि फेच नेक्स्ट इनसाइड द लूप। नाउ crucial step, you must ask for the next row at the end of your logic or you will be stuck in for infinite loop processing the same person forever. So again जो हम लोग बात कर रहे थे
कि हमें बार बार नेक्स्ट मेथड को कॉल करना होता है जब भी हम एक वाइल लूप या फिर इटरेटर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं फेच को उसी के लिए यूज़ कर रहे हैं। So what happens? It grabs the next row. The code then jump back to the while statement to check if the row actually exists. ओके, सो बेसिकली ये नेक्स्ट करने में हमको हेल्प करता है, जो भी हमारा पॉइंटर है उसको नेक्स्ट रिकॉर्ड पर ले जाने में। ना स्टेप 6 में हम क्या काम करते हैं, हमारा जो भी कर्सर है उसको क्लोज और डीएलोकेट करते हैं। सिंस कर्सर इज अ मेमोरी लॉग, यू हैव टू क्लीन अप आफ्टर योरसेल्फ। ओके, सो सिंस जो हमारा कर्सर है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी खाता है डेटाबेस के अंदर, तो इसको हमें मैनुअली क्लोज करना पड़ता है जब भी हम लोग एसक्यूएल के स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो भी हमने कर्सर क्रिएट किया था उसको क्लोज किए हैं, और फिर इस कर्सर से हम लोग बेसिकली मेमोरी डी एलोकेट कर रहे हैं। ये सब आई गेस उसका सी और C++ में जैसे हम लोग कर देते हैं मेमोरी को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना मैनुअली, वही चाहिए इधर भी हो रहा है। नाउ ओके, सो क्लोज के बारे में लिखा हुआ है, शट डाउन द व्यू ऑफ द डेटा बट कीप्स द कर्सर डेफिनेशन अलाइव इन केस यू वांट टू ओपन इट अगेन। तो अगेन ये बेसिकली हमारा जो भी व्यू है उसको क्लोज करता है, बट इसका डेफिनेशन वगैरह अभी भी रह रहा है। okay, पता नहीं क्या है इसका मतलब। रीएलोकेशन में है डिलीट्स द ब्लूप्रिंट इंटायरली एंड फ्री अप्स द रैम। इट्स लाइक हैंगिंग अप द फोन एंड देन डिलीटिंग द कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, तो आई गेस ये अब ऑल टुगेदर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रैम के अंदर था उसको ही हटा रहा है। तो द लूप विजुअलाइज्ड इमेजिन अ फिजिकल लाइब्रेरी वगैरह वगैरह, डिक्लेयर ओपन फिच। तो यही था बेसिकली कर्सर, और क्या है कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स। ओके, तो हम लोग एंटिटीज और रिलेशनशिप को थोड़ा इजी वे में समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द वर्ल्ड ऑफ एसक्यूएल and database design, entities and relationships are building blocks used to model real world scenarios into डिजिटल फॉर्मेट। तो बोला जा रहा है कि एसक्यूएल की दुनिया में जो एसक्यूएल या फिर जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर जो एंटिटीज़ और रिलेशनशिप है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे डेटाबेस डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक। तो वहाँ पर ये जो हमारा एंटिटीज़ और रिलेशनशिप बेसिकली रियल वर्ल्ड जो भी सिनेरियोज होते हैं उसी को डिजिटल फॉर्मेट में हमको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। एंटिटीज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर हर चीज़ ऑब्जेक्ट जो हम लोग रियल वर्ल्ड में देखते हैं, ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि कोई ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई प्रोडक्ट हो गया, कस्टमर हो गया, स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया। तो ये सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एंटिटीज़ के कैटेगरी में आते हैं। और रिलेशनशिप बेसिकली मतलब है कि दो एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट और स्कूल के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो 1 to 1 मतलब एक स्टूडेंट एक स्कूल में इनरोल्ड होगा, 1 to 1 नहीं होगा, आई गेस 1 to many होगा। एक स्टूडेंट एक स्कूल से एसोसिएटेड है और एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट एसोसिएटेड हैं, इस तरीके से। तो थिंक ऑफ इट लाइक अ लैंग्वेज, एंटिटीज आर द नाउन, द थिंग्स एंड द रिलेशनशिप्स आर द वर्ब्स, हाउ दोज थिंग्स इंटरैक्ट। तो बोला जा रहा है कि अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एंटिटीज हम लोग का नाउन या फिर थिंग्स होते हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, और वहीं पर जो हमारा रिलेशनशिप है ये बेसिकली वर्ब है या फिर जो भी ये एंटिटीज़ है ये आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। पहला एंटिटीज़ के बारे में दिया हुआ है, द नाउन। तो एन एंटिटी इज़ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और कॉन्सेप्ट दैट यू वांट टू स्टोर डेटा अबाउट। तो बोला जा रहा है एंटिटी बेसिकली हमारा कुछ भी चीज़ हो सकता है, कोई भी डिस्टिंक्ट मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर्सन, प्लेस या फिर कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ डेटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक। इन द फिजिकल डेटाबेस एन एंटिटी यूजुअली बिकम्स अ टेबल। तो ओके, तो जब भी हमको एंटिटीज से रिलेटेड कोई भी डेटा अगर हमको स्टोर करके रखना होता है डेटाबेस के अंदर, तो वो यूजुअली हम टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एंटिटी हो सकता है हमारा स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट का जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
कि हम लोग स्टूडेंट का एक टेबल बना लेंगे और अब उसके अंदर हम मल्टीपल स्टूडेंट्स का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रख सकते हैं। वहीं पर एग्जांपल दिया हुआ एंटिटीज़ का क्या है कि कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट, ऑर्डर या फिर एम्प्लॉय। एट्रीब्यूट्स क्या हो सकता है, सो लिखा हुआ है दीज आर द स्पेसिफिक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि ये सब एट्रीब्यूट्स, जैसे हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल्स देखते हैं किसी भी क्लास के लिए, तो और जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो वही बेसिकली हमारा एट्रीब्यूट हो जाता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। सो अगेन वही चीज़ है यहाँ पर, एंटिटीज़ को जो चीज़ डिस्क्राइब करता है कि उसका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, तो ये सब बेसिकली एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक। और हम बोल सकते हैं डेटाबेस के टर्म में कि दीज आर द कॉलम इन अ टेबल, ठीक। फॉर अ कस्टमर एंटिटी एट्रीब्यूट्स माइट बी फर्स्ट नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। तो बोला जा रहा है कि अगर मान लेते हैं हमारा एक एंटिटी है कस्टमर, तो इसका क्या क्या इसके बारे एक कस्टमर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो सकता है, क्या क्या उसके एक कस्टमर का एट्रीब्यूट्स हो सकता है। तो लिखा हुआ है फर्स्ट नेम हो सकता है, उसके पास कोई नाम होगा, ईमेल एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा। दूसरा दिया हुआ है कि रिलेशनशिप्स क्या होता है। सो रिलेशनशिप्स, द वर्ब। So a relationship describes how two entities are connected to each other in SQL. These connections are managed using primary and foreign keys. तो बोला जा रहा है कि तो अगेन जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली हमको डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है कि जो दो एंटिटीज़ हैं इनके ये आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं। इन एसक्यूएल दिस कनेक्शंस आर मैनेज्ड। तो बोला जा रहा है कि जब हम एसक्यूएल में जो हमारे दो टेबल्स हैं उनको उनके बीच का जो हमको रिलेशनशिप मैनेज करना होता है वो हम मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है रिलेशनशिप का कि अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर। तो मान लो कि कोई एक कस्टमर है वो अमेज़ोन से कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस किया, ठीक। तो कस्टमर क्या है, कस्टमर हमारा फर्स्ट एंटिटी हो गया, ऑर्डर हमारा सेकंड एंटिटी हो गया, और प्लेस मतलब जो वो ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये जो एक्शन है प्लेस करना, ये बेसिकली रिलेशन इस्टेब्लिश करता है कस्टमर और ऑर्डर के बीच में। थर्ड कॉन्सेप्ट है कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये इसके बारे में बता रहा है कि जो रिलेशनशिप्स होता है डेटाबेस के अंदर, वन टू वन, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी, उसके बारे में ही डिस्क्राइब किया जा रहा है एंटिटीज़ और रिलेशनशिप के बारे में। तो बोला जा रहा है कि कैन देर आर थ्री मेन वेज एंटिटीज कैन रिलेट टू वन अनदर। अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ द सीक्रेट टू गुड डेटाबेस डिज़ाइन। तो बोला जा रहा है कि कभी भी अगर हमको एक अच्छा डेटाबेस को डिज़ाइन करना है तो वहाँ पर हमको तीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है एंटिटीज़ के बीच में उनको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें सबसे पहला है हमारा वन टू वन। सो वन रिकॉर्ड इन टेबल ए इज लिंक्ड एग्जैक्टली टू वन रिकॉर्ड इन टेबल बी। तो बोला है हमारे पास दो टेबल हैं, टेबल ए एंड टेबल बी, और इन दोनों में सिर्फ जो एक रिकॉर्ड है टेबल ए का वो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड टेबल बी के साथ एसोसिएटेड है। जैसे एक एग्जांपल बताया है कि मान लो हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक यूज़र का है, एक यूज़र प्रोफाइल का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ यूज़र एंड देयर यूज़र प्रोफाइल, each user has only one profile and each profile belongs to only one user। बोला है कि जैसे मान लो वन टू वन रिलेशन एक यूज़र और प्रोफाइल के बीच में अगर हम देखें तो एक यूज़र का सिर्फ एक ही यूज़र प्रोफाइल होगा, और अगर कोई एक ही यूज़र प्रोफाइल है तो वो सिर्फ एक ही यूज़र को बिलोंग करेगा। दूसरा एग्जांपल है अपने दूसरा जो हमारा रिलेशनशिप है वो है वन टू मैनी। तो वन रिकॉर्ड इन टेबल ए कैन बी लिंक्ड विथ many records in table B, but each record in table B only links back to only one रिकॉर्ड इन टेबल ए। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप। सो सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि वन टू मैनी जो हमारा रिलेशनशिप है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रिलेशनशिप है, ठीक। जब भी अगर हम डेटाबेस डिज़ाइनिंग का बात करते हैं तब। तो यहाँ पर क्या है कि अपने पास दो टेबल हैं, टेबल ए और टेबल बी। सो टेबल ए का जो एक रिकॉर्ड है वो ओके, सो टेबल ए का जो एक रिकॉर्ड है वो बेसिकली रिलेटेड है मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल बी के। लेकिन अगर हम वहीं पर देखें टेबल बी का जितना भी रिकॉर्ड्स है उसके अगर हम किसी भी एक रिकॉर्ड को पकड़ते हैं और उसका रिलेशनशिप देखते हैं अगर हम टेबल ए के साथ, तो वहाँ पर हमको दिखेगा कि हर रिकॉर्ड का सिर्फ एक ही रिलेशन है टेबल ए के साथ। जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पर कि दो हमारे पास टेबल है यहाँ पर, मान लो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का। सो पहला बता रहा है कि वन डिपार्टमेंट हैज़ मेनी एम्प्लॉयज़ बट इस एम्प्लॉय वर्क्स फॉर ओनली वन डिपार्टमेंट। सो अगेन वही
यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मल्टीपल जैसे जो हमारा यहाँ पर एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय हमारा टेबल भी है, ठीक। अगर हम एक डिपार्टमेंट के अंदर देखते हैं तो डिपार्टमेंट अगर हमारा ये है मैथ्स है, तो मैथ्स के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो अगर हम प्रोफेसर्स के एक प्रोफेसर को उठा के देखें तो वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करेंगे, ठीक। फिर अपना थर्ड टाइप है मेनी टू मेनी। ओके सो नाउ अब हम अपना थर्ड टाइप देखेंगे, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। So many records in table A can relate to many records in table B. So again सिंपल है, हमारे पास दो टेबल होगा, टेबल A और B। टेबल A के बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, मतलब अगर हम टेबल A के एक भी रिकॉर्ड को अगर पकड़ के देखते हैं तो उसका रिलेशनशिप हमको देखने को मिलेगा कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ है टेबल बी के टेबल बी में। और सिमिलरली जो हमारा टेबल बी है, अगर उसके हम किसी भी एक रिकॉर्ड को देखते हैं तो उसका भी हमें सिमिलरली बहुत सारा रिलेशनशिप देखने को मिलेगा बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ टेबल ए के। एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कैन इनरोल इन मेनी कोर्सेज एंड कोर्स कैन हैव मेनी स्टूडेंट। सो सिंपल सा चीज़ है, हमारे पास दो टेबल है, एक स्टूडेंट का एक कोर्सेज का, तो एक स्टूडेंट ऑब्वियसली बहुत सारे सब्जेक्ट को या फिर कोर्सेज को इनरोल कर सकता है, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और भी बहुत सारी चीज़। सिमिलरली एक जो कोर्स है फॉर एग्जांपल मैथ्स, तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट एसक्यूएल डेटाबेसेस कैन नॉट हैंडल दिस डायरेक्टली। सो एसक्यूएल का जो डेटाबेसेस जो होता है वो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक। वी यूजुअली क्रिएट अ जॉइंट टेबल। तो अगर हमको मेनी टू मेनी अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश भी करना है दो या फिर दो से अधिक टेबल के बीच में, तो वहाँ पर हमको बेसिकली जॉइंट टेबल का यूज़ करना होता है, लाइक इनरोलमेंट्स। ओके, तो आई गेस ये हमारा एक मिडिल मैन टाइप का ये टेबल है। इन द मिडिल टू ब्रेक इट डाउन इन टू वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो अगेन कुछ होगा, तो वाई डू वी सेपरेट देम, तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, जहाँ पर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हम इस तरीके से क्यों करते हैं। तो बहुत अच्छा इधर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वी सेपरेट डेटा इनटू डिफरेंट एंटिटीज, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। सो वैसे अगर एक टेबल के अंदर हमारे पास बहुत सारे डेटा है, उस टेबल को हम लोग छोटे छोटे मतलब ज़्यादा मॉड्यूलर टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो होता है बेसिकली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरीथिंग इन वन जॉइंट स्प्रेडशीट टू अवॉइड रिडंडेंसी। तो बोला जा रहा है कि सारा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा अगर हम एक ही टेबल में रख देंगे तो उसे होगा क्या कि हम जब भी हम क्वेरीज वगैरह लिखेंगे तो उसमें अननेसेसरी हमें बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा। तो उससे बढ़िया है कि जो डेटा आपस में रिलेटेड है उनका हम सेपरेट टेबल ही बना दें, ठीक। और जो हमारा मेन टेबल था उसको ब्रेक डाउन कर दें। नाउ इफ़ द कस्टमर एड्रेस is inside the order table, you would have to type that address every single time they buy something। तो बोला जा रहा है कि मान लो अगर जो एड्रेस टेबल है, जो एड्रेस कॉलम है वो हमारा ऑर्डर टेबल के अंदर है, ठीक। तो हर बार जब यूज़र या फिर जो भी कस्टमर है अगर वो कोई प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो जो कस्टमर का एड्रेस है वो कस्टमर टेबल के अंदर नहीं है, ठीक। वो हम बार बार कस्टमर से मांगते हैं, ठीक, जब भी हम वो ऑर्डर प्लेस करता है तब। तो इससे क्या है कि एक तो हमें बार बार ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये यूज़र से मांगना पड़ रहा है जो कि अननेसेसरी है। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है इफ़ दे मूव हाउस, अगर कस्टमर अपना घर ही बदल दिया तो यू हैव टू अपडेट 100 रोज। तो फिर उस केस में तो हमें जो हमारा एड्रेस टेबल है, सॉरी जो हमारा ऑर्डर टेबल है उसके अंदर हमें बहुत सारी जगह पर उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए उसका एड्रेस चेंज करना होगा। इफ़ कीपिंग कस्टमर्स एंड orders in separate entities, you only update the address once in the customer table। तो बोला जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ कि हमारे पास एक जो जॉइंट स्प्रेडशीट हो जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर और कस्टमर दोनों का डेटा प्रेजेंट हो, उससे बढ़िया है कि हम क्या काम करेंगे, इस दोनों डेटा को इन दोनों इन्फॉर्मेशन को हम दो डिफरेंट टेबल के अंदर में स्टोर करेंगे, मतलब एक दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे इनका। इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जब भी अगर कोई यूज़र अपना एड्रेस अगर चेंज करता है तो वो सिर्फ यूज़र मतलब कस्टमर टेबल के अंदर ही हमको चेंज करना होगा, और उससे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ऑर्डर टेबल है उसके अंदर हमको उसके अंदर तो वैसे भी नहीं है एड्रेस, तो हमें कोई चेंजेस वगैरह करने का ज़रूरत है नहीं।
तो ये एक बिग बेनिफिट हमको मिलता है नॉर्मलाइजेशन का, अगर हमको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ अ मिडिल टेबल। ओके, सो ये भी हमने कवर कर लिया है आई गेस। तो बोला है लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन एसक्यूएल। सो अगेन हमने ऑलरेडी वो देख लिया है। क्वेश्चन किया था ये है दोनों हमारा कि एंटिटीज़ और रिलेशनशिप क्या होते हैं। तो एंटिटीज़ बेसिकली अपना ऑब्जेक्ट हो गया, रिलेशनशिप बेसिकली कि कैसे दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड हैं। रिलेशनशिप में अपने पास वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है, सेल्फ रेफरेंसिंग भी कुछ होता है। सो दिस इज़ यूज्ड व्हेन अ टेबल नीड्स टू डिफाइन अ रिलेशनशिप विद इटसेल्फ। तो आई गेस ये सेल्फ ज्वाइन को रेफर कर रहा है कि जहाँ पर एक टेबल के अंदर हमारे पास दो ऐसे कॉलम्स होते हैं जो कि समाव आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी अगर हमको एक ही टेबल के अंदर मिल रहा है तो व्हाट इज़ एन एलियास इन एसक्यूएल। सो एलियास क्या होता है? आई गेस नहीं, मतलब ये टेम्परेरी नेम ही होता है हमारा टेबल या फिर कॉलम्स वगैरह के लिए। तो इन एसक्यूएल एन एलियास इज अ टेम्परेरी नेम गिवन टू अ टेबल और कॉलम इन अ क्वेरी। सो अगेन हाँ, जब भी हम एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं तो वहाँ पर बहुत बार होता है कि हमें टेबल और जो कॉलम्स हैं उनको एक टेम्परेरी नेम देना होता है ताकि जो हमारा डेटा है, ताकि जो हमारा क्वेरी है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके और जो हमारा डेटा हमें रिजल्ट सेट में मिले वो भी बढ़िया से फॉर्मेटेड तरीके से मिले, कॉलम्स का नाम वगैरह अच्छे से लिखा हुआ हो। तो इट इज़ यूज टू गिव डिफरेंट names to the table or columns that are more meaningful or easier to read in the result set। so again वही बात लिखा हुआ है कि हम लोग एलियास नेम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा टेबल और कॉलम का नेम है वो ज़्यादा मीनिंगफुल लग सके और आसानी हो हमें पढ़ने में, जो हमें रिजल्ट सेट या फिर जो हमें रिजल्ट टेबल मिलता है उसके अंदर। तो हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ एलियास इन इज़ यूज्ड इन एसक्यूएल। एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज वी हैव अ टेबल नेम्ड एम्प्लॉयज़ एंड द कॉलम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। वी वांट टू retrieve employee names with their salaries and their salaries, okay, but we want to display the salaries with a different name। so okay, हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज़ करके, अपने को दो इंफॉर्मेशन निकालना है इस टेबल से, एक तो एम्प्लॉय आईडी और दूसरा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, तीन हमें इंफॉर्मेशन निकालना है। बट जो सैलरी है उसका हमको कुछ अलग सा एकदम हट के नाम हमें देना है। तो वी कैन यूज़ एलियास टू अकम्प्लिश दिस। हियर इज़ द क्वेरी। सो हम लोग एलियास का ही बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने पास स्टेटमेंट है सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम। यहाँ पर ये हमारा टेबल दिया हुआ है एम्प्लॉयज़, इसमें से हम फेच कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम को, सैलरी को हम लोग बोल रहे हैं कि सैलरी का नाम क्या रखो, एनुअल सैलरी कर दो, ठीक। तो इन दिस क्वेरी वी यूज एज कीवर्ड टू गिव द सैलरी कॉलम अ टेम्परेरी नेम एनुअल सैलरी। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने एज कीवर्ड का यूज़ किया है एक कॉलम को एक टेम्परेरी नेम देने के लिए, ठीक। ये जो हमारा कॉलम है सैलरी, इसको नया नेम देने के लिए। तो दिस मीन्स दैट द क्वेरी रिजल्ट विल शो द एम्प्लॉय नेम इन वन कॉलम। so this means that the query result will show the employee name in one column and the salary with new name annual salary in the another column। so वही है, अपने को दो कॉलम देखने को मिलेगा, एक है एम्प्लॉय का नेम कॉलम होगा और एक दूसरा होगा एनुअल सैलरी का कॉलम। so by using an alias we can make our query result easier to read and understand। so alias की हेल्प से हम अपना जो रिजल्ट सेट है उसको थोड़ा आसान बना सकते हैं पढ़ने और समझने में। तो ना व्हाट इज़ व्यू। तो व्यू क्या होता है? आई गेस व्यू होता है जो हमारा टेबल, हमें वर्चुअल टेबल जो देखने को मिलता है जब भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इन एसक्यूएल अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल that is created by the selected statement and is stored in the database as an object। तो and is stored in the database as an object, ओके, ये नहीं पता था मुझे। तो बोला जा रहा है कि व्यूज़ बेसिकली हमारा एक वर्चुअल टेबल होता है जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ठीक। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट स्टेटमेंट करते हैं का यूज़ करते हैं और जो भी हमको रिज़ल्ट सेट मिलता है, जो भी हमको रिज़ल्ट टेबल मिलता है, तो उसके लिए जो टेबल आता है हमारे पास वो बेसिकली एक वर्चुअल टेबल होता है जिसको DBMS खुद ही क्रिएट करता है, ठीक। अगेन ये जो हमारा वर्चुअल टेबल है ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर रहता है, ओके। तो व्यू कैन बी थॉट of as a saved query, okay, that is used to simplify the complex query and to provide a more user-friendly interface to the database, okay। okay, so again views के बारे में इधर
थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे व्यूज़ एक्चुअली वैसा कोई चीज़ नहीं है कि जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं और जो हमको टेबल दिखता है तो उसी को हम लोग व्यू बोल देते हैं। नहीं, वैसा नहीं है। व्यू एक्चुअली एक दूसरा कॉन्सेप्ट ही है ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या काम करते हैं कि मान लो कोई क्वेरी हमको बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक, तो उस अब मान लो वो क्वेरी ही 30 लाइन का है, उस क्वेरी को हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं अपने डीबी के अंदर। तो ये जो टेक्स्ट है, ये जो क्वेरी का टेक्स्ट है, सिर्फ यही सेव होता है, ठीक। ये है, इधर दिया हुआ है कि थिंक ऑफ व्यू एज अ सेव्ड सर्च फॉर वर्चुअल टेबल। तो बोला जा रहा है जो व्यू है ये बेसिकली हम लोग का सेव्ड क्वेरी है, ठीक ना, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं जो भी हमको रिजल्ट सेट चाहिए होता है उसको फेच करने के लिए। इंस्टेड कि हम 30 लाइन का जो क्वेरी है लंबा चौड़ा वो लिखे, हम डायरेक्टली व्यू को क्रिएट कर सकते हैं, एक व्यू को एक नाम दे सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ 30 लाइन ऑफ क्वेरी हम लोग सीधा ये बोल सकते हैं कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माई व्यू जो हमने क्रिएट किया है। सो इट डज नॉट एक्चुअली स्टोर एनी डेटा इटसेल्फ। तो व्यू कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करता है, इंस्टेड इट्स stored SQL query that looks like and acts like a real table। तो बोला जा रहा है कि व्यू जो है ये हमारा कोई एक्चुअल टेबल नहीं होता है, ये बेसिकली एक SQL का क्वेरी होता है। जो एक्चुअल टेक्स्ट होता है वही होता है जो कि ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये कोई रियल टेबल हो, ठीक। when you look at a view, the database quickly runs the underlying query and shows you the result in real time। तो जब भी हम लोग व्यू को कॉल करते हैं तो क्या होता है कि व्यू को कॉल करने का मतलब है कि व्यू का जो नाम है और उस नाम का जो क्वेरी है 30 लाइन का वो एग्जीक्यूट होता है रियल टाइम पे, ठीक। जैसे इधर यहाँ पे हम लोग ये व्यू क्रिएट कर लिए हैं और फिर जिसका नाम हम लोग रख दिए हैं सेल्स समरी, और फिर इधर हम क्या काम कर रहे हैं कि इधर हम सेल्स समरी को कॉल कर रहे हैं और इसके ऊपर हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इस टेबल में जो हम जो रिजल्ट सेट है इसका, उसके अंदर भी हमको ये मतलब ये कंडीशन चाहिए वेयर टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 1000, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई यूज़ अ व्यू द फिल्टर एनोलॉजी। तो हम लोग को व्यू इस्तेमाल ही करने का क्यों ज़रूरत है। तो लिखा हुआ है इमेजिन यू हैव अ मैसिव एम्प्लॉय टेबल with 50 columns including sensitive informations like salary and home address। You want the marketing team to see the employee's name and the department but nothing else। तो बोला है कि मान लो एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर 50 कॉलम है, ठीक। और 50 कॉलम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी कॉलम्स है जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करता है, जिसमें हो सकता है सैलरी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, होम एड्रेस हो गया, ठीक। बट जो मार्केटिंग टीम है, अब हम चाहते हैं कि उनको भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो, ठीक, इन सभी के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में, ठीक। उस केस में हम लोग क्या काम करेंगे कि हम एम्प्लॉय का पूरा डेटा हम उनको उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। जो 50 का 50 एट्रीब्यूट हैं वो हम मार्केटिंग टीम के साथ नहीं शेयर करना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए वो रिलेवेंट भी नहीं है। नाउ इंस्टेड ऑफ गिविंग देम एक्सेस टू द होल टेबल यू क्रिएट अ व्यू दैट ओनली सेलेक्ट्स नेम एंड डिपार्टमेंट कॉलम। तो बोल रहा है कि हम करेंगे क्या कि डिपार्टमेंट जो हमारा मार्केटिंग टीम है उसके लिए हम एक व्यू क्रिएट करके दे देंगे, कर लेंगे, ठीक। और वो व्यू क्या काम करेगा कि जो 50 कॉलम है, 50 कॉलम की जगह वो सिर्फ 2 ही कॉलम को शो करेगा, नेम और डिपार्टमेंट। जब भी जो भी मार्केटिंग टीम का जो भी एम्प्लॉय अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन देखना है, एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन देखना है, तो टू द मार्केटिंग टीम दैट व्यूज ओनली व्यू लुक लाइक अ सिंपल क्लीन टेबल। तो ऐसे में जो मार्केटिंग टीम है उनको एक बहुत ही सिंपल एम्प्लॉय का टेबल देखने को मिलेगा, ठीक। आगे दिया हुआ है कि हम लोग को की बेनिफिट्स क्या मिलता है जब भी हम व्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो 3 मेन बेनिफिट्स हैं, सिंप्लिसिटी, सिक्योरिटी और उसके बाद कंसिस्टेंसी। सिंप्लिसिटी कैसे, तो हम लोग देख लेते हैं। यू कैन हाइड कॉम्प्लेक्स जॉइन लॉजिक सिंस जो हम लोग व्यू क्रिएट करते हैं तो व्यू का जो लॉजिक है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, अपना 30 लाइन का है, 200 लाइन का है, तो हम लोग का एक्चुअल क्वेरी है वो बहुत बड़ा हो सकता है, बट उसका जो टेम्परेरी नाम है, उसका जो शॉर्टकट नेम है, वो बेसिकली हमारा व्यू का नेम है, ठीक। तो जो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है वो हम हाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्यू, ठीक। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ 30 लाइन क्वेरी एवरी डे यू सेव इट एज अ व्यू एंड जस्ट रन सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम माई व्यू। तो अगेन वही बात है कि आप मान लो हमको हर दिन 10 से 20 बार या फिर 50 बार एक क्वेरी को कॉल करना पड़ रहा है, तो हर बार अब हम उसको कॉपी पेस्ट करें या फिर उसको लिखें, उससे बढ़िया है कि हम व्यू क्रिएट करके अपने डीबी के अंदर उसको स्टोर करके रख लेंगे, ठीक। सिक्योरिटी कैसे, सो यू ग्रांट यूजर एक्सेस टू द व्यू विदाउट गिविंग देम एक्सेस टू द बेस टेबल अंडर द नीथ।
दिस केप सेंसिटिव डेटा हिडन। तो बोला जा रहा है कि व्यू क्रिएट करके हम बहुत सारे यूजर्स को व्यू का एक्सेस दे सकते हैं, इंस्टेड कि हमारे जो डायरेक्ट टेबल है उसका एक्सेस देने से बढ़िया। इससे क्या होगा कि जो हमारा बेस टेबल के अंदर बहुत सारे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो उसका एक्सेस अननेसेसरी एम्प्लॉयज़ को नहीं जाएगा, ठीक, या फिर अननेसेसरी टीम्स को नहीं जाएगा। कंसिस्टेंसी अगर हम देखते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे हमें मिलता है व्यू के हेल्प से, तो इफ़ द लॉजिक फॉर एक्टिव कस्टमर चेंजेस, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 30 डे ऑफ activity to 90 days, you only update the view definition in one place, and every report using that view is automatically updated. So बोला जा रहा है कि मान लो ओके, सो अगर हमको कुछ चेंज भी करना है, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी यूज़र का है, एक्टिव यूज़र्स का जो हमको लिस्ट मिल रहा था पहले, हम देख रहे थे 30 दिन के बेसिस पर कि कौन कौन से यूज़र है जो लास्ट 30 डेज़ में एक्टिव थे। अब हमको देखना है कि कौन कौन से यूज़र है जो लास्ट 90 डेज़ में एक्टिव थे, तो उस केस में हमको सिर्फ एक ही जगह चेंज करना होगा व्यूज़ के लॉजिक के अंदर, और जो जो रिपोर्ट या फिर जो भी बिजनेस लॉजिक हमने लिखा हुआ है बैकएंड या फिर कहीं भी, तो अगर वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है व्यूज़ पर, तो वो एक ही बार में सबके अंदर अपडेट हमको देखने को मिलेगा। नीचे अपने को सिंटेक्स पे दिया हुआ है कि हम लोग कैसे व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। द सिंटेक्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स जस्ट क्रिएट ए स्टेटमेंट रैप्ड अराउंड द स्टैंडर्ड सेलेक्ट। बोला जा रहा है कि बहुत सिंपल है इसका सिंटेक्स, हम लोग बस यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा हमें सिंटेक्स देखने को मिल रहा है यही बस एक्स्ट्रा है। क्रिएट व्यू सेल समरी हैशटैग, बाद बाकी जो हम लोग नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं वही है अपने यहाँ पे। वंस दिस इज क्रिएटेड यू ट्रीट इट लाइक अ रेगुलर टेबल। सो एक बार जब हमारा व्यू क्रिएट हो गया तो उसको हम रेगुलर टेबल जैसा यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये हो गया कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम आवर सेल समरी, और इन केस अगर हमको इसके ऊपर जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी वगैरह परफॉर्म करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं मेन डिफरेंस क्या है जो एक्चुअल टेबल है रियल टेबल और व्यूज़ के बीच में। स्टोरेज वाइज अगर हम देखते हैं तो स्टोरेज वाइज जो टेबल है ये ऑक्यूपाइज फिजिकल स्पेस ऑन द डिस्क। सो टेबल एक्चुअली में स्पेस ऑक्यूपाई करता है हमारा जो हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी है उसके ऊपर, और इसी के अंदर एक्चुअल जो भी हमारा डेटा है वो स्टोर रहता है। व्यूज़ वहीं पे लिखा हुआ है कि ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट नो स्पेस ओनली स्टोर्स द क्वेरी टेक्स्ट। तो बोला है व्यूज़ के अंदर कोई भी डेटा वगैरह स्टोर नहीं होता है, जो क्वेरी का टेक्स्ट है जो स्ट्रिंग है सिर्फ वही स्टोर होता है, ठीक, हमारे डीबी के अंदर। डेटा वाइज अगर देखें तो जो टेबल है वो हमारा एक्चुअल डेटा को होल्ड करता है, और व्यू बेसिकली जब भी हम इसको कॉल करते हैं तो ये बेस टेबल को यूज़ करता है जो भी डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो व्यू कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करता है। अपडेट्स अगर हम देखें, सो यू कैन डायरेक्टली इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट डायरेक्टली। तो टेबल में अगर हम देखें तो हम लोग डायरेक्टली ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट अपडेट और डिलीट, ठीक। वहीं पर अगर जो हमारा व्यू है तो उसमें ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, जो अपडेटिंग है ये सब रिस्ट्रिक्टेड है। मेजॉरिटी हम लोग व्यूज़ में क्या करते हैं तो रीड करते हैं और कुछ नहीं। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो टेबल के अंदर से जो भी डेटा है अगर इसको हम फेच करते हैं तो एक बार में हमको कॉन्स्टेंट स्पीड देखने को मिलता है, ठीक। व्यूज़ में थोड़ा डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द अंडरलाइंग क्वेरी। अब मान लो अगर हमने बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखा है जिसके अंदर बहुत तरीके के हम ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है व्यूज़ का जो डेटा है वो हमको थोड़ा स्लो भी देखने को मिल सकता है। वन कूल फैक्ट, मटेरियलाइज्ड व्यूज़, ओके, सो ये कुछ होता है मटेरियलाइज्ड व्यूज़ करके। सो इन हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस देयर आर समथिंग कॉल्ड मटेरियलाइज्ड व्यू। सो मान लो हमारा कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमको बहुत ही हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस चाहिए, तो वहाँ पे हम मटेरियलाइज्ड व्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, अनलाइक अ स्टैंडर्ड व्यू दिस एक्चुअली डज सेव द रिजल्ट टू द डिस्क, ओके। तो मटेरियलाइज्ड व्यू बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो हमारा स्टैंडर्ड व्यूज़ है उसमें। स्टैंडर्ड व्यूज़ में क्या होता है कि सिर्फ हमारा टेक्स्ट क्वेरी ही स्टोर होता है डीबी में, बट मटेरियलाइज्ड क्वेरी में क्या है, मटेरियलाइज्ड व्यू में क्या है कि ये एक्चुअल डेटा को भी स्टोर करके रख देता है हमारे डिस्क पर, ठीक। तो इट्स लाइक टेकिंग एन स्नैपशॉट the data. You don't have to recalculate complex math every time someone looks at it. तो अगेन ये हम तब ऐसा करते हैं जब हमको कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरी हमने परफॉर्म किया है, और वो हमको बार बार नहीं करना होता है, ठीक। जैसे मान लो कि कोई बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मंथली वाइज चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, जैसे बिल्स वगैरह हो गया, तो मंथली वाइज हम लोग क्रिएट करते हैं, और विद इन द मंथ अगर कोई देख रहा है उस
बिल्स अगर कैलकुलेट करना चाह रहा है तो उस केस में वो जो हमने ऑलरेडी एक तारीख को क्रिएट किया था उसी को यूजर्स बार बार देख सकते हैं। तो यही है व्यूज़ क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एक अच्छा इधर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बोला जा रहा है, थिंक ऑफ नॉर्मलाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ टाइडिंग अप मेसी डेटाबेस। बोला जा रहा है नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक हमारा प्रोसेस है जहाँ पर जो भी हमारा डेटाबेस है उसको हम थोड़ा साफ सफाई करते हैं, ठीक। नाउ its main goal is to organize the data so that every piece of information is stored in exactly one place। बोला जा रहा है कि इसे नॉर्मलाइजेशन का जो मेन पर्पस है, जो मेन गोल है, वो ये है कि जो भी हमारा डेटा है डेटाबेस के अंदर उसको हम लोग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सके इकट्ठा एक जगह पर, ठीक। वो कैसे, तो अभी हम लोग आगे देख लेंगे। इफ़ नॉर्मल इफ़ योर डेटाबेस इज अ जॉइंट क्लस्टर जंक ड्रॉअर where you throw everything together, normalization is the act of buying a specialized organization and putting the pens in with pens and the tools with tools and the batteries with batteries। तो बोला जा रहा है, मान लो अगर हमारा डेटाबेस एक ऐसा है, मतलब जैसा एक ड्रॉअर होता है जिसके अंदर हम सारा चीज़ ही रख देते हैं, जो भी पेन है, बैटरी है, या फिर हर चीज़, मतलब जैसे तैसे हम उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है कि ये एक हमारे लिए ऑर्गेनाइजर जैसा होता है, जो कि हमको हेल्प करता है कि जो भी रिलेटेड डेटा है उनको एक साथ रखने में, ठीक। अगर हम अपने ड्रॉअर के अंदर पेन को रख रहे हैं तो उनको हम पेन के साथ ही रखेंगे। जो हमारा डिफरेंट टाइप का टूल्स है उसको हम टूल्स के ही साथ रखेंगे। जो हमारा बैटरी है उनको हम बैटरीज के ही साथ रखेंगे। तो इस तरीके से जो भी हमारा डेटा है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब लिखा हुआ है कि वाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन। तो हम लोग बेसिकली नॉर्मलाइजेशन करते क्यों, ठीक। तो आंसर दिया हुआ है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन यू रन इनटू 3 मेजर हेडेक कॉल्ड एनोमलीज। ओके, तो बोला जा रहा है बिना नॉर्मलाइजेशन के होता क्या है कि हमको 3 मेजर इशूज़ फेस करने को मिलते हैं जिनको हम एनोमलीज बोलते हैं। जिसमें पहला इशू आता है वो है रिडंडेंसी का या फिर वेस्टेड स्पेस का। नाम से ही पता चला है कि हमारे पास बहुत सारा अननेसेसरी डेटा होगा हमारे डेटाबेस के अंदर या फिर जो भी हमारा टेबल है उसके अंदर। यू एंड अप टाइपिंग द सेम कस्टमर एड्रेस 50 टाइम्स फॉर 50 डिफरेंट ऑर्डर्स। तो बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास एक ही टेबल है जिसके अंदर हम सारा इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, जो कस्टमर है उसका, जो उसका ऑर्डर है, वो जो प्रोडक्ट है वो, तो इससे क्या होगा कि हर बार जब भी एक कस्टमर ऑर्डर को प्लेस करेगा तो हमको हर कस्टमर के साथ उसके एड्रेस को उसके क्रोस्पॉन्डिंग कॉलम्स में डालना होगा। तो इससे जो डेटा है वो अननेसेसरी बढ़ रहा है हमारे टेबल के अंदर। दूसरा जो मेन इशू आता है वो है अपडेट इशूज, ठीक। इफ़ अ कस्टमर मूव्स यू हैव टू फाइंड एंड चेंज देयर एड्रेस इन ऑल 50 रोज। तो बोला जा रहा है कि मान लो जो भी हमारा कस्टमर है वो पहले एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रह रहा था, अब वो चेंज कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अब जो भी वो अपना एड्रेस को चेंज करना चाह रहा है, जो भी न्यू लोकेशन है, तो उस केस में हमें उसका जितने भी एग्जिस्टिंग जगह पर एड्रेसेस हैं उन सभी को चेंज करना पड़ेगा इकट्ठा। इफ़ यू मिस वन योर डेटा इज़ नाउ करप्ट और इनकन्सिस्टेंट। और अगर हमने एक भी जो रिकॉर्ड है उस कस्टमर का अगर उसको मिस कर दिया तो उस केस में क्या होगा कि जो उस पर्टिकुलर कस्टमर का अगर कल को वो अपने सारे ऑर्डर्स को देखना चाह रहा है तो उसको इनकन्सिस्टेंट डेटा देखने को मिलेगा। तीसरा जो मेन इशू आता है वो है डिलीशन का, ठीक। इफ़ यू डिलीट कस्टमर्स ओनली ऑर्डर्स यू माइट एक्सीडेंटली डिलीट द कस्टमर्स इंटायर प्रोफाइल फ्रॉम योर सिस्टम बिकॉज दे वेर स्टोर्ड इन द सेम रो। तो बोला जा रहा है कि इन केस अगर हम किसी भी कस्टमर का जो भी ऑर्डर्स है उसको डिलीट करना चाहते हैं, पर जैसे ही हम उसके सारे ऑर्डर्स को डिलीट करेंगे तो होगा क्या कि जो कस्टमर का प्रोफाइल भी था वो भी साथ साथ में हमारे डेटाबेस से उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी पूरा डेटा था वो हमारा इकट्ठा एक टेबल में ही स्टोर हो रहा था। जो कस्टमर है उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसका एड्रेस और ऑर्डर्स वगैरह भी स्टोर हो रहा था। हर बार जब हम ऑर्डर को डिलीट करेंगे तो उसके पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है।
अगर 50 बार कस्टमर का मेंशन है हमारे टेबल के अंदर और 50 बार हम उसके ऑर्डर को डिलीट कर रहे हैं, तो पूरा जो कस्टमर का प्रोफाइल है वही हट जाएगा। तो बिना नॉर्मलाइजेशन का हमको ये 3 इश्यूज़ देखने को मिलता है। एक तो है रिडंडेंसी का, मतलब हमें अननेसेसरी सेम डेटा को बार बार डालना पड़ रहा है। अपडेट का, हमको बहुत ज़्यादा अपडेट्स करना पड़ रहा है बहुत सारे रिकॉर्ड्स को अननेसेसरी। डिलीशन, इन केस अगर अगर हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डिलीट भी कर रहे हैं, अननेसेसरी डेटा को डिलीट भी कर रहे हैं, तो उस कारण होगा क्या कि जो हमारा रिलेवेंट डेटा है वो भी साथ साथ में डिलीट हो रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के बारे में हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारा जो भी टेबल है उसको हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बोला जा रहा है नॉर्मलाइजेशन हैपेंस इन स्टेजेस कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स। टू रीच अ हायर लेवल यू मस्ट सेटिस्फाई द रूल्स ऑफ द लेवल बिलो इट। बोला जा रहा है कि जब भी हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं किसी भी एक बड़े स्प्रेडशीट या फिर टेबल का, तो वो मल्टीपल स्टेजेस में होता है, ठीक। और इनको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म्स, यानी जो भी हमारा क्लटर्ड डेटा है एक पर्टिकुलर स्प्रेडशीट के अंदर, तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म्स में ला रहे हैं, ठीक। और जैसे जैसे हमें अपने डेटा को और भी मतलब हर स्टेज में और भी ज़्यादा अगर ऑर्गेनाइज करना है, तो उसका पहला कंडीशन है कि अगर हमारा जो टेबल है या फिर जो भी हमारे टेबल्स हैं, अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड में है, तो सेकंड वाले में अगर हमें डेटा को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए जो भी उसका रिक्वायरमेंट है। अगर थर्ड में ले जाना है तो हमें फर्स्ट और सेकंड के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करना होगा। तो 3 तरीके के नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसमें हमको कोई भी रिपीट ग्रुप नहीं रखना होता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म जहाँ पर हम कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं प्राइमरी की और नॉन प्राइमरी कॉलम्स के अंदर। थर्ड जो हमारा नॉर्मल फॉर्म है उसमें हम कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं। इसके अंदर मेनली हमारा जो भी प्राइमरी कीज़ है वो रहते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एवरी सेल मस्ट कंटेन ओनली वन वैल्यू एंड देयर शुड बी नो रिपीटिंग ग्रुप्स ऑफ डेटा। तो बोला जा रहा है कि जब भी हम अपने पूरे स्प्रेडशीट्स को नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं, तो उसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट है जो भी फील्ड्स हैं उसके अंदर एक ही वैल्यू होना चाहिए और कोई भी रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। यानी हमको जो भी टेबल है उसको प्रॉपरली ग्रुप करके ब्रेक डाउन करना है, ठीक। अगर कस्टमर से रिलेटेड डेटा है तो कस्टमर में डाल देंगे। अगर हमारा आई गेस वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है, ठीक। लिखा हुआ है, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। द फिक्स इंस्टेड ऑफ, अगर हमको अपने टेबल को फिक्स करना है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ अ कॉलम कॉल्ड टैग कंटेनिंग रेड लार्ज एंड कॉटन, यू स्प्लिट दोज इनटू सेपरेट रोज और सेपरेट टेबल। तो बोला जा रहा है कि अगर मान लो हमारे पास टेबल में एक कॉलम है जिसका नाम है टैग, और उसके अंदर हमको बहुत सारे डेटा देखने को मिल रहे हैं जैसे रेड लार्ज और कॉटन। तो ये तीनों 3 कैटेगरी के डेटा हैं, तो इनके लिए हम सेपरेट कॉलम्स बना देंगे। जैसे एक हम बना देंगे कलर के लिए, एक हम बना देंगे साइज़ के लिए, और एक हम बना देंगे फैब्रिक टाइप के लिए, ठीक। तो इनको हम या तो सेपरेट ओके, इनके लिए हम या तो हम सेपरेट कॉलम रोज या फिर टेबल्स बना देंगे, ओके। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी, जो भी हमारा प्राइमरी की है और नॉन प्राइमरी की है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे बता रहा है कि यू मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी जो भी एक पर्टिकुलर फील्ड है उसके अंदर नॉन रिपीटिंग डेटा होना चाहिए, ठीक। या फिर एक सिंगल फील्ड के अंदर एक ही टाइप का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि अपने को सबसे पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना है एंड एवरी नॉन कॉलम मस्ट डिपेंड ऑन द इंटायर प्राइमरी की। तो बोला जा रहा है कि अपने किसी भी टेबल के अंदर जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं, जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं जैसे माई एसक्यूएल या फिर पोस्टग्रे के अंदर, तो उसमें अपने को एक प्राइमरी कॉलम रखना ही पड़ता है और कुछ नॉन प्राइमरी कॉलम्स होते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी पर क्या क्या डिपेंड करेगा। जो भी स्टूडेंट का नाम है, फ़ोन नंबर है, एज है, कहाँ पे रहता है, तो ये सारे क्या है नॉन प्राइमरी कॉलम्स हुए, ठीक।
और स्टूडेंट आईडी क्या हुआ, प्राइमरी कॉलम हुआ। तो स्टूडेंट आईडी के ऊपर कौन कौन से चीज़ डिपेंड करेंगी, जो स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा। पर जो अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लिए हुए हैं, ठीक, जैसे मैथ, साइंस, फिजिक्स, ये सब होगा। मैथ, साइंस, अपना सोशल साइंस हो गया, ठीक। तो ये सब नॉन रिलेटेड है, स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके लिए जो भी नॉन पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं वो हम इस टेबल के अंदर नहीं रखेंगे। तो वो ये बात बता रहा है कि जो भी नॉन प्राइमरी हमारा कॉलम्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करने चाहिए हमारे प्राइमरी कॉलम्स के ऊपर। अब सेकंड फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या फिक्स करना पड़ेगा, सो दिस यूजुअली अप्लाइज टू द टेबल with composite case. Key is made up of two column. If a column only relates to part of that key, it needs in its own table. तो बोला जा रहा है कि इसको मतलब इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या काम करना पड़ता है कि जो भी हमारे कंपोजिट कीज़ हैं, कंपोजिट कीज़ मतलब जब हमारे एक पर्टिकुलर कॉलम मल्टीपल कॉलम्स को ज्वाइन करके उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक। तो आई गेस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मुझे भी लग रहा है। तो इफ़ अ कॉलम ओनली रिलेट्स टू द पार्ट ऑफ दैट की, तो अगर उस एक कॉलम के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं और उस कॉलम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो पार्शली रिलेट कर रहा है हमारे जो हमारा मेन प्राइमरी की है उससे, तो उस केस में क्या होगा कि उस कॉलम को हम लोग स्प्लिट करेंगे मल्टीपल कॉलम्स के अंदर, ठीक। और सिर्फ उसके बाद जब मल्टीपल कॉलम्स को हम मल्टीपल कॉलम्स में उसको स्प्लिट कर लेंगे और जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे प्राइमरी की से सिर्फ उसी को रखेंगे। रेस्ट जो भी हमारे पास, मान लो अगर एक कॉलम को हमने 3 कॉलम में डिवाइड किया और उसके बाद सिर्फ एक ही पार्ट उसका डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे प्राइमरी की पर, तो रेस्ट जो हमारे पास 2 कॉलम अब बचे हैं उनके लिए हम डिफरेंट टेबल बना देंगे। थर्ड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमको कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं रखना होता है, ठीक। तो अब ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम मेनली हमारे क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं उनके प्राइमरी आईडीज़ होते हैं। तो एक तरीके से रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं, ठीक। बोला जा रहा है दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट बिजनेसेस। तो बिजनेसेस के लिए जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डेटा को या फिर टेबल को ब्रेक डाउन करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अ कॉलम शुड ओनली डिपेंड ऑन द प्राइमरी की एंड नथिंग एल्स। तो बोला जा रहा है कि इसमें जितने भी हमारे पास कॉलम्स होते हैं वो सब अपने प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि अगर स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट का नाम हुआ, फ़ोन नंबर हुआ, तो फ़ोन नंबर नेम के भी ऊपर डिपेंड कर रहा है, वैसा कुछ नहीं है। इस अभी हम देख लेंगे, जब हम नीचे एग्जांपल देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। द रूल ऑफ थंब, द की, द होल की एंड नथिंग एल्स एंड नथिंग बट द की। सो हेल्प मी कोड, ओके, कुछ तो है। Now the fix, if you have zip code and a city in your order table, the city actually depends on the zip code, not the order ID. You should move zip ID city to a separate location table. तो बोला जा रहा है मान लो कि हमारे पास एक जिप कोड है और सिटी है ऑर्डर्स टेबल के अंदर, ठीक। तो इन दोनों का वैसा कोई डायरेक्ट रिलेशन तो होता नहीं है, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे, जो हमारा जिप आईडी है और जो सिटी है इनको हम सेपरेट टेबल के अंदर में रख लेंगे और इनके साथ बेसिकली हमको एक प्राइमरी आईडी भी क्रिएट करना होगा, जो कि होगा हम मान लो हमारा लोकेशन आईडी, ठीक। तो जो ऑर्डर है, तो ऑर्डर के अंदर हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन की जगह हम क्या काम करेंगे, ऑर्डर टेबल के अंदर हम लोकेशन आईडी डाल देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्डर आईडी के साथ हम लोकेशन आईडी डाल देंगे। एक एग्जांपल दिया हुआ है इधर अपने को, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हम कैसे लाते हैं। जब भी हमारे पास एक बड़ा सा स्प्रेडशीट होता है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के हमारे पास डेटा होता है, तो एक इधर अपने पास टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर अपने पास कॉलम है ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर का एड्रेस, आइटम नेम और प्राइस, ठीक। कस्टमर का एड्रेस भी अगर हम देखते हैं तो इधर जिप आईडी है और साथ में एड्रेस भी है। अब इधर हम क्या काम कर रहे हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में लाने का कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि हम कस्टमर के लिए टेबल बनाएंगे, ठीक। एक हम आईडी बना लेंगे, आईडी का कॉलम, जो कि इसके अंदर नेसेसरी नहीं है कि इस टेबल से हम ले, वो हम अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो एक कस्टमर का आईडी होगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो कस्टमर का जो नेम हो गया और कस्टमर का जो एड्रेस हो गया, ठीक।
फिर दूसरे में क्या होगा, प्रोडक्ट टेबल। तो प्रोडक्ट टेबल के लिए भी हम एक आईडी बना लेंगे और जो जो प्रोडक्ट आइटम्स है वो बना लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी उसका प्राइस है वो हम डाल देंगे इधर से। थर्ड है हमारा ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल के अंदर हम क्या काम करेंगे कि हम ऑर्डर के लिए भी एक ऑर्डर आईडी बना लेंगे। फिर ओके सो हाँ, ऑर्डर आईडी तो ऑलरेडी है अपने पास। ऑर्डर आईडी, फिर जो कस्टमर इस ऑर्डर को प्लेस किया है, ठीक, उसका क्रॉसपॉन्डिंग आईडी डाल देंगे। और जिस प्रोडक्ट को उसने ऑर्डर प्लेस किया है सिर्फ उसका भी आईडी डाल देंगे। तो इधर जितने भी है सिर्फ हम लोग आईडीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक। यूजर्स आईडीज टू लिंक द टेबल। तो ये आई गेस हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, यहाँ पर जो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन होता है। अब ट्रेड ऑफ क्या हमको देखने को मिलता है जब भी हम जो भी हमारा बड़ा सा स्प्रेडशीट है उसको जब हम नॉर्मल फॉर्म में ला देते हैं, तो ये है, while a normalized database is clean and accurate, it can be slower to read because the database has to stitch the table back together using join statement। बोला जा रहा है कि जब भी हम जो भी डेटाबेस है, मान लो अगर हमारे पास इनिशियली एक बड़ा सा स्प्रेडशीट था, उसको हम तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टेबल्स के अंदर में कन्वर्ट कर दिए, तो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो है कि हमारा जो डेटा रिट्रीवल का प्रोसेस होता है, जब भी हम डेटाबेस से अपना डेटा मांग रहे हैं, तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जब भी डेटाबेस हमको इन्फॉर्मेशन ला के देगा, तो जितने भी छोटे छोटे टेबल्स हैं, ठीक, तो डेटाबेस को उन सभी को स्टिच पैक करना पड़ता है ताकि वो रिलेशन ढूंढ पाए सभी जो भी छोटे छोटे टेबल्स हैं उनके बीच में। तो और ये जो हम स्टिचिंग करते हैं ये हम यूजुअली जॉइन स्टेटमेंट्स के थ्रू करते हैं, ठीक। आगे एक और चीज़ बताया हुआ है कि इन सब मैसिव सिस्टम्स लाइक नेटफ्लिक्स और अमेजोन, they actually denormalize purposefully mess up the data to make reading the data lightning fast even if it means using more disk spaces। तो बोला जा रहा है कि जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनको डेटा को रिट्रीव करना बहुत फास्ट होता है, ठीक, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या फिर अमेजोन हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो कंपनीज हैं अपने डेटा को जानबूझकर डी नॉर्मलाइज करते हैं, यानी ये लोग एक बड़ा सा स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक, जिसके अंदर सारे जो जॉइंट्स ऑपरेशन है वो ऑलरेडी लगे हुए रहते हैं, ठीक। तो हमारे पास एक बड़ा सा टेबल होता है जिसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन एक साथ होते हैं। और इससे होता क्या है कि जो डेटा रिट्रीवल का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो इनसे इससे इनको ये प्रॉफिट मिलता है थोड़ा बहुत। अगर इनका थोड़ा बहुत नहीं, अगर इससे डिस्क स्पेसेस जो भी स्टोरेज स्पेस है अगर वो भी इनका बढ़ता है, डीबी का अगर साइज भी बढ़ता है, तो इनको कोई इशू नहीं है उससे। ओके, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डी नॉर्मलाइजेशन। तो डी नॉर्मलाइजेशन अगेन वही उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का, बट थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। सो बोला जा रहा है, इफ़ नॉर्मलाइजेशन इज द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर क्लोजेट into perfect category, normalization is the act of taking your favorite shoes and jacket, leaving them right in front door because you are tired of walking to the closet every morning। so बोला जा रहा है कि अगर normalization बेसिकली एक आर्ट है जहाँ पर हम जो भी हमारा कबर्ड है उसके अंदर जितने भी सामान है उसको हम लोग परफेक्टली ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं, वहीं पर जो डिनॉर्मलाइजेशन है ये एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग अपने कबर्ड में से अपना जो जूता है और जैकेट है उसको हम लोग गेट के ही पास रखते हैं। क्यों ऐसा क्यों? ताकि हमें बार बार हर दिन सुबह उठकर अपने क्लोजेट से जूता और जैकेट ना निकलना पड़े। जैसे ही हम लोग घर से बाहर जाने के लिए रेडी हो तो वो दोनों हमारे सामने ही में हो। तो इसे ओवरऑल जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। टेक्निकल टर्म्स में बताया जा रहा है, इन टेक्निकल टर्म्स डिनॉर्मलाइजेशन इज द पर्पस प्रोसेस ऑफ पर्पसफुली एडिंग रिडंडेंट डेटा टू द डेटाबेस टू स्पीड अप कॉम्प्लेक्स क्वेरी। बोला जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पर हम पर्पसफुली रिडंडेंट डेटा को ऐड करते हैं अपने टेबल के अंदर ताकि जो भी डेटाबेस का कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं वो फास्ट वे में एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक। मतलब हमें बहुत सारे जॉइंट्स वगैरह लगाना ना पड़े जिससे अननेसेसरी हमारा जो डेटा रिट्रीवल टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। छोटे मतलब अगर हमारा डेटाबेस छोटा है तो इश्यूज नहीं रहता है, बट अगर हमारे डेटाबेस के अंदर मिलियंस और बिलियंस के अंदर रिकॉर्ड्स जनरेट हो गए हैं तो फिर उस केस में इश्यूज आना शुरू हो जाता है। जॉइन ऑपरेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाता है हमारे लिए।
बोला जा रहा है कि वाई वुड यू पर्पसफुली मिस अप डेटाबेस, तो ऑब्वियसली हम डी नॉर्मलाइजेशन क्यों करेंगे। तो बोला जा रहा है इन अ परफेक्टली नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस दैट इज़ 3NF, जहाँ पर हम सिर्फ एक टेबल के अंदर वही इन्फॉर्मेशन को रखते हैं जहाँ पर जो मेनली प्राइमरी कीज हैं वही स्टोर रहते हैं। ठीक, सो बोला जा रहा है कि डेटा इज़ स्प्रेड अक्रॉस मेनी टेबल्स। ठीक, तो जब भी हम लोग अपने डेटाबेस को परफेक्टली नॉर्मलाइज कर लेते हैं, मतलब 3NF में ले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा है वो बहुत सारे टेबल्स के अंदर ये स्प्रेड आउट होता है। ठीक, to get a complete picture like an invoice, the database has to perform multiple join operations। तो बोला जा रहा है कि अगर हमको मान लो एक कंप्लीट पिक्चर चाहिए, जैसे इनवॉइस अगर हमको जनरेट करना है, उसके लिए हमको बहुत सारा जॉइन ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के ऊपर। ठीक, as your data grows into millions or billions of rows, these joins becomes incredibly expensive, क्या स्लो एंड रिसोर्स हेवी। तो बोला जा रहा है जैसे ही हमारा डेटा धीरे धीरे बढ़ते रहता है और जैसे ही ये मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे एक टेबल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो ज्वाइन ऑपरेशन है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्लो और रिसोर्स हेवी भी हो जाता है। ठीक, क्योंकि हमको डायनेमिकली ये हर बार हर यूज़र के रिक्वेस्ट के बेसिस पर इसको रिकैलकुलेट करना पड़ रहा है। नाउ डिनॉर्मलाइजेशन सेज लेट्स let's just store the customer name directly inside the order table, so we don't have to look it up every single time। so denormalization में क्या होता है कि जो मान लो हमारा कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक, इसको हम डायरेक्टली अपने ऑर्डर टेबल के अंदर स्टोर करते हैं ताकि हमको बार बार ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म ना करना पड़े। नाउ अब जो कॉमन तरीका क्या है डीनॉर्मलाइजेशन का, तो कुछ टेक्निक्स को देख लेते हैं। पहला है एडिंग रिडंडेंट कॉलम्स, दूसरा है स्टोरिंग डिराइव्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज़, और तीसरा है क्रिएटिंग समरी टेबल। पहले वाले में है कि एडिंग रिडंडेंट कॉलम्स में हम लोग क्या काम करते हैं, स्टोर्स अ वैल्यू इनटू प्लेसेस, तो यू डोंट हैव टू ज्वाइन द टेबल्स। ठीक, एक सेम वैल्यूज़ को हम लोग दो जगह पे स्टोर करते हैं, एक तो उसका जो अपना सेपरेट टेबल होगा उसके अंदर, और दूसरा जो हमारा दूसरा टेबल है उसके अंदर वो पर्टिकुलर कॉलम सेंस नहीं बनाता है, पर फिर भी हम लोग उसको रखते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कैटेगरी नेम डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्ट टेबल इवन दो यू ऑलरेडी हैव अ कैटेगराइज कैटेगरीज टेबल। तो बोला जा रहा है मान लो कैटेगरी जो हमारा नेम है ये बिलोंग करता है कैटेगरीज टेबल को, बट फिर भी हम इसको रखते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट टेबल के अंदर, ताकि हमको अननेसेसरी जो जॉइन ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। सेकंड है स्टोरिंग एंड ड्राइव कैलकुलेटेड वैल्यूज। ठीक, इसमें हम क्या काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग अ सम यूज़र लोड्स अप एवरी टाइम अ यूज़र लोड्स अ पेज, यू कैलकुलेट इट वंस एंड सेव्स द रिजल्ट इनटू द कॉलम। सो बोला जा रहा है मान लो अगर कोई हमको एक सम वगैरह कैलकुलेट करना है, मान लो जो यूज़र 5-6 प्रोडक्ट को खरीदा, ठीक, तो अब हर बार जब यूज़र अपने प्रोडक्ट का देखेगा, डिटेल्स देखेगा, तो हर बार हमको सभी जो ऑर्डर्स उसने प्लेस किए हैं उन सभी को ऐड करके उसको दिखाना होगा। तो उस केस में हम क्या काम करेंगे, एक बार हम सिंपली उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके जो ऑर्डर का जो भी उसका ये होगा इन्फॉर्मेशन होगा उसी के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि टोटल ऑर्डर अमाउंट कॉलम इन द ऑर्डर टेबल। ठीक, रादर देन समिंग अप ऑल द लाइन टेबल्स एवरी टाइम समवन व्यूज द ऑर्डर्स। ठीक, इसमें बेसिकली क्या काम कर रहे हैं कि हम लोग जो ऑर्डर टेबल है हमारा उसी के अंदर हम एक और कॉलम डाल दे रहे हैं कि टोटल ऑर्डर अमाउंट कितना होगा। ठीक, ओके। नाउ थर्ड तरीका है कि क्रिएटिंग अ समरी टेबल। सो क्रिएटिंग अ टेबल दैट होल्ड्स अ प्री एग्रीगेटेड डेटा लाइक डेली सेल्स टोटल फॉर द फास्ट रिपोर्टिंग। सो मान लो बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास एक टेबल होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन वो कंटेन करता है जो कि बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, कि एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम हर बार इसको अगर डायनेमिकली जनरेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उस केस में हम क्या काम कर सकते हैं कि एक हम एग्रीगेटेड टेबल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्री एग्रीगेटेड हो। ठीक, उसको हमें बार बार हर बार अगर कोई एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन देख रहा है तो उसको रिकैलकुलेट करने का ज़रूरत ना हो। अब लिखा हुआ है द ट्रेड ऑफ स्पीड वर्सेस इंटीग्रिटी। ओके, सो अगेन हम सिंस हम डीनॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो इसका कुछ हमको ट्रेड ऑफ्स में देखने को मिलेगा। यू नेवर गेट समथिंग फॉर नथिंग इन डेटाबेस डिजाइन, डीनॉर्मलाइजेशन इज अ डील विद द डेविल। सो अगेन हाँ,
यहाँ पर कुछ पाने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ खोना भी पड़ेगा, तो वो हमको देखना पड़ेगा। फीचर्स, नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन दिया हुआ है। स्पीड, रीडिंग स्पीड किस में सही रहता है। तो अगेन हम देखते हैं रीडिंग स्पीड ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा स्लो होगा। डीनॉर्मलाइजेशन में ये जो डेटा रिट्रीवल का स्पीड है वो थोड़ा फास्ट होता है। ठीक, कोई हमें जॉइंस वगैरह परफॉर्म करने का ज़रूरत नहीं है। राइट स्पीड अगर हम देखते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में ये ज़्यादा फास्ट होता है, और डीनॉर्मलाइजेशन में हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स के अंदर ये अपडेट करना होता है, या फिर जो भी है। स्टोरेज स्पेस, अगेन नॉर्मलाइजेशन में हमें कम इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है, तो इधर जो भी स्टोरेज का एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बेटर होगा। डीनॉर्मलाइजेशन में हमें बहुत सारी जगह पर अननेसेसरी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है, तो स्टोरेज इसमें ज़्यादा लगता है। डेटा इंटीग्रिटी अगेन नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ठीक, वहीं पर जो डीनॉर्मलाइजेशन है इसके अंदर जो डेटा का करप्ट या फिर इनकन्सिस्टेंट होने का ज़्यादा चांसेस हैं। व्हेन शुड यू यूज़ इट, कब हमको यूज़ करना चाहिए डीनॉर्मलाइजेशन, तो आंसर दिया हुआ है यू शुड ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ नॉर्मलाइजेशन डिज़ाइन। बोला जा रहा है जब भी हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हमको नॉर्मलाइज फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन करना चाहिए, जो भी डेटा है उसको स्टोर करने के लिए। You only move toward the denormalization when you hit a specific performance wall. It is most common in, तो बोला जा रहा है कि हमें डीनॉर्मलाइजेशन तभी करना चाहिए जब हमको कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये इश्यूज क्या हैं। सबसे पहला डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में दिया हुआ है, वेयर यू आर रीडिंग मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा फॉर रिपोर्ट्स एंड रियली अपडेटिंग इंडिविजुअल रोज। बोला जा रहा है जब भी हमको बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक, और हमको अ, उसका जो ओवरऑल एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक, वो हमको देखना है, पर हम उस डेटा को बार बार अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो उस जगह पर हम डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो वो अपने लिए थोड़ा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगा। दूसरा बोला जा रहा है कि जब जब हमको हाई ट्रैफिक ऐप्स में क्या इशू देखने को मिलता है, तो बोला जा रहा है लाइक सोशल मीडिया फीड्स वेयर showing the data instantly is more important than having a few megabyte of disk space। तो इसमें बोला जा रहा है कि मान लो जो भी हमारे पास सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है वहाँ पर जो भी यूज़र्स हैं उनको जो भी लाइक्स है, कमेंट्स है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इमीडिएटली देखना होता है, तो उस जगह पर हम डीनॉर्मलाइजेशन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है उनका जो स्पीड है ये ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। इवन दो अगर वो थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तीसरा है सर्च इंजन्स में, जैसे वेयर रिजल्ट्स नीड्स टू बी प्री कैलकुलेटेड एंड रेडी टू गो। तो अगेन तीसरा है सर्च इंजन्स में क्या है कि कोई भी अगर यूज़र बहुत कॉमन अगर सर्च है तो उसके जो भी रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स हैं ये भी हम चाहते हैं प्री कैलकुलेटेड हो। ठीक, तो वहाँ पर भी हम डीनॉर्मलाइजेशन चीज़ों को करके रखते हैं। द गोल्डन रूल फॉर डीनॉर्मलाइजेशन, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक रूल है, वो क्या है, if you decide to denormalize your application code or database triggers must be smart. Your database triggers must be smart enough to update all the copies of the data. Okay, तो बोला जा रहा है कि अगर हम कभी भी डीनॉर्मलाइज कर रहे हैं, ठीक, और किसी भी अगर हमारे स्टैंड अलोन टेबल के अंदर कुछ भी अपडेट हो रहा है, तो हमारे पास मल्टीपल ट्रिगर्स होना चाहिए हमारे डेटाबेस के अंदर, कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे इंडिविजुअल टेबल के अंदर स्टोर हो रहा है तो वो चीज़ डायरेक्टली हमारा जो मेन एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन वाला टेबल है या फिर जो हमारा डीनॉर्मलाइज टेबल है उसको इमीडिएटली अपडेट कर दें। इफ़ यू चेंज प्रोडक्ट नेम इन वन टेबल बट फॉरगेट टू अपडेट इन द रिडंडेंट कॉलम ऑफ द सेल्स टेबल, योर डेटाबेस इज़ नाउ लाइन। सो इन केस अगर मान लो जो हमारा स्टैंड अलोन प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो प्रोडक्ट नेम है, अगर उसके अंदर हमने कुछ भी अपडेट किया या फिर चेंज किया तो इमीडिएटली वो जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए किसके अंदर, हमारे सेल्स टेबल के अंदर, क्योंकि सेल्स टेबल के भी अंदर हमने प्रोडक्ट नेम को स्टोर करके रखा हुआ है। अगर ये हमारा डेटाबेस ट्रिगर अगर इसको करने में फेल हो जाता है तो उस केस में होगा क्या कि हमारा जो सेल्स टेबल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर अब हमें इनकन्सिस्टेंसीज देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ का हमको ध्यान में रखना होता है। आगे देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, अगेन हमने इसको ऑलरेडी देख रखा है। ओके, तो
अब हम देख लेते हैं कि जो भी वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन है उसको। तो ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। बोला जा रहा है नॉर्मलाइजेशन इज़ द जर्नी ऑफ क्लीनिंग डेटा इन स्टेजेस। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग का जो भी डेटा है, जो भी बड़ा सा स्प्रेडशीट है, उसको हम लोग मल्टीपल स्टेजेस में क्लीन अप करते हैं। तो मोस्ट रियल वर्ल्ड डेटाबेसेस स्टॉप एट द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज 3NF, बिकॉज इट्स because it strikes the best balance between the integrity and speed। बोला जा रहा है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जब भी हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ 3NF तक ही अपने डेटा को क्लीन करते हैं, ठीक। ऐसा इसलिए क्योंकि 3NF तक जाते जाते हमारा जो डेटा है वो बहुत प्रॉपर तरीके से सॉर्टेड हो जाता है, जो डेटा इंटीग्रिटी है वो मेंटेन करना काफ़ी इजी हो जाता है, और साथ साथ में जो डेटा को रिट्रीव करने का भी स्पीड है वो भी हमारा काम भर रहता है, ठीक। However, there are higher forms used for specialized designs। तो 3NF के ऊपर भी हमारे पास बहुत सारे हमको नॉर्मल फॉर्म्स देखने को मिलता है, जैसे 3.5, 4, 5, 6, ये सभी नॉर्मल फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है। बट उनको हम यूज़ नहीं करते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज़ नहीं करते हैं, उनका अपना कुछ स्पेसिफिक डोमेन या फिर पढ़ने लिखने के लिए काम में आता है वो बस। तो हियर आर द ब्रेक डाउन फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल। सो इधर दिया हुआ है जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं। पहला दिया हुआ है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, द एटॉमिक रूल। फिर उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म जहाँ पर हम लोग होल की रूल यूज़ करते हैं। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म जहाँ पर हम लोग ओनली द की रूल्स को यूज़ करते हैं। फिर है फोर्थ वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, या फिर इसको हम लोग 3.5 NF भी बोलते हैं। फिर फोर्थ NF आ गया, फिफ्थ NF आ गया, और सिक्स्थ NF आ गया। फर्स्ट में बोला जा रहा है कि अ टेबल इन द फर्स्ट NF if every cell contains only one single value, no list or comma separated strings, एंड एवरी रो इज़ यूनिक। तो बोला जा रहा है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जब भी हमको अपने डेटा को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना होता है, जब भी हमको टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना होता है, पहला रूल है कि जो भी जितने भी फील्ड्स हैं उसके अंदर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए। किसी भी फील्ड के अंदर हमको कोई भी कॉमा सेपरेटेड बहुत सारे वैल्यूज़ नहीं दिखने चाहिए, और नहीं हमको बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रिंग्स भी चाहिए, ठीक। और ऐसा करने से होगा क्या कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे पास अब नया जब बनेगा तो वो सारे यूनिक होंगे। अगर कोई भी दो रिकॉर्ड अगर हमारा डुप्लीकेट है, ठीक, सिमिलर है, तो वो भी हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। गोल क्या है? एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स। सबसे पहला हम लोग को जो भी रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उनको हटाना है, और कोई भी डुप्लीकेट डेटा भी नहीं रखना है। फिर सेकंड है डुप्लीकेट डेटा इन द सेंस कि डुप्लीकेट रोज नहीं रखना है। मंत्रा नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो मेन मंत्रा है कि एक फील्ड के अंदर हमारे पास कोई भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ नहीं दिखनी चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है? द होल की रूल। अ टेबल इन द सेकंड NF if it is already in first NF and every column depends on the इंटायर प्राइमरी की। सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारा टेबल तब आता है जब हमारा जो भी टेबल है उसके अंदर जितने भी नॉन प्राइमरी कॉलम है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हो हमारे प्राइमरी कॉलम के ऊपर। और सेकंड की जो इसका फर्स्ट है वो रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना चाहिए। द गोल एलिमिनेट द पार्शियल डिपेंडेंसी अगेन। सो जो भी अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो हमारे डायरेक्टली प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं उनका इधर होना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन अ टेबल विथ composite key of order ID and product ID, the product description only depends on the product ID, so that's a violation, you must move product description to its own table। so बोला जा रहा है कि मान लो हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, ठीक। जैसे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट आईडी। तो ऑलरेडी ओके, सो बेसिकली बोला जा रहा है कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि डिपेंड कर रहे हैं दो चीज़ों पर। एक तो ऑर्डर आईडी या दूसरा प्रोडक्ट आईडी। तो बोला जा रहा है मान लो हमारे पास एक कॉलम है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, तो उसका तो कोई रिलेशन है नहीं ऑर्डर आईडी के साथ। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? एक सेपरेट टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी होगा और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक। तो ऐसे हम लोग जो भी टेबल्स है उसको सेग्रीगेट कर लेंगे। और नॉर्मल फॉर्म में बोला जा रहा है कि द ओनली की रूल्स टेबल इज इन third NF if it is in second NF and no column depends on another non-key column। तो बोला जा रहा है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारा टेबल तब आता है जब सबसे पहले हमारा जो टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि जो भी हमारे कॉलम्स हैं वो
किसी भी दूसरे नॉन प्राइमरी कॉलम के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। जितने भी हमारे पास कॉलम हैं हार्ड एन एफ वाले टेबल में, वो डायरेक्टली डिपेंड होने चाहिए हमारे जो प्राइमरी की है। अब मान लो एक टेबल के अंदर हमारे पास 5 कॉलम है, तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो तो प्राइमरी की है ही, सेकंड कॉलम है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा हमारे प्राइमरी की के ऊपर, जो थर्ड कॉलम है वो भी हमारे डायरेक्टली प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्थ फिफ्थ भी डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि सेकंड थर्ड के अंदर हमको कोई रिलेशन देखने को मिलेगा, थर्ड फोर्थ के अंदर। अब फोर्थ वन तो अपना प्राइमरी ही है, तो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ थर्ड, इस तरीके का हमको कोई भी रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आता है अपना बॉयस कोड। सो बोला है कि इन दिस इज द स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ 3NF, इट हैंडल्स रेयर केसेस वेयर द टेबल हैज़ मल्टीपल ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज। बोला है कि जो हमारा बॉयस कोड है या फिर जो थर्ड एन एफ फॉर्म है, ये थोड़ा स्ट्रिक्टर वर्जन है जो हमारा थर्ड एन एफ है उसी का ही। इसमें क्या होता है कि ये कुछ रेयर केसेस को हैंडल करता है जो कि थर्ड एन एफ से हैंडल नहीं हो पाता है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे कैंडिडेट कीज होते हैं जो कि ओवरलैप कर रहे होते हैं प्राइमरी की के ऊपर, या फिर जो भी हमारे नॉन प्राइमरी कीज़ हैं उनके बीच में हमको समहाउ कुछ रिलेशन देखने को मिल जाता है, ठीक। वैसे उसको भी अ, अगर उस टाइप का अगर हमको रिलेशन दिख रहा है थर्ड एन एफ में, तो उसको भी हम लोग और ज़्यादा एन एफ नॉर्मलाइज करते हैं ताकि कोई भी रिलेशन ही ना हो जो भी नॉन कैंडिडेट कीज़ हैं उनके बीच में। फिर है अपना फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में बोला जा रहा है कि टेबल इन द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इज इन द बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म एंड हैज़ नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज। ओके, कुछ होगा। कौन सा प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है? व्हेन वन रिकॉर्ड लीड्स टू टू और मोर इंडिपेंडेंट मेनी टू मेनी। सो अगेन ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये सब अपने को कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। समरी वाइज देखते हैं तो फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि एक सेल यानी एक फील्ड के अंदर हमारे पास एक ही वैल्यू होना चाहिए, और ये किस चीज़ को हटाता है? तो जो मल्टी वैल्यू डेटा होता है एक सिंगल सेल के अंदर वो नहीं होता है, ठीक। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऑल कॉलम डिपेंड्स ऑन द होल की पार्शियल डिपेंडेंसीज। तो बोला जा रहा है कि इसमें जो भी नॉन कैंडिडेट कीज़ हैं वो थोड़ा बहुत आपस में डिपेंड करते हैं, और मेनली ये जो डिपेंड करते हैं वो है प्राइमरी की के ऊपर। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि ऑल कॉलम्स डिपेंड्स ओनली ऑन द की। किस चीज़ को हटाता है? जो भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो बोला जा रहा है कि इसमें क्या है कि जो भी नॉन कैंडिडेट कीज़ हैं वो आपस में डिपेंड बिल्कुल ही नहीं करते, इनका डायरेक्ट एक ही रिलेशन होता है, वो है मेन प्राइमरी की के साथ। फिर है अपना बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। सो एवरी डिटर्मिनेंट इज़ अ की एंड इट्स अ सबसेट फंक्शनल एनोमलीज। तो बोला जा रहा है कि अपना बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि हर एक जो कॉलम है वो खुद ही अपना प्राइमरी की है, ठीक। और इनका ये सब डायरेक्टली अपना जो मेन प्राइमरी की है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और इनका आपस में जो भी कैंडिडेट कॉलम्स हैं या फिर जो नॉन प्राइमरी कीज वाले जो कॉलम है उनका आपस में कोई रिलेशन। फिर है फोर्थ में बोला रहा है कि इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू फैक्ट स्प्लिट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को हटाता है। फिफ्थ में कैन नॉट बी डिकम्पोज फर्दर। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म ऐसा है कि इसके बाद हम लोग इसको फर्दर डिकम्पोज कर ही नहीं सकते हैं। इसके अंदर है कि इसमें दो ही कॉलम ही होता है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिपेंड ज्वाइन हमें परफॉर्म करना होता है कोई भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो विच वन इज़ द बेस्ट? कौन सा नॉर्मल फॉर्म हमारे लिए बेस्ट है? कहाँ तक हमको अपने डेटा को नॉर्मलाइज करना चाहिए? आंसर दिया हुआ है कि फॉर 95% ऑफ द एप्लीकेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज द स्वीट स्पॉट। इट इंश्योर्स योर डेटा इज क्लीन विदाउट making your queries so complex that you need 20 joins जस्ट टू सी द कस्टमर नेम। सो बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो हमारा 95% ऑफ द एप्लीकेशन है उसमें थर्ड एन एफ तक ही हमको अपना डेटा को क्लीन करना होता है। इससे होता है क्या है कि जो हमारा डेटा है वो सफिशेंटली क्लीन हो जाता है, और जो हमारे क्वेरीज है वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। ऐसा नहीं कि हम इतना ज़्यादा नहीं हो जाता है नॉर्मलाइजेशन कि हमको एक सिंपल सा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई अगर हमारा ऑर्डर है ऑर्डर 101, अब उसका हमको देखना है कि किस कस्टमर ने इस ऑर्डर को प्लेस किया। तो ऐसा नहीं कि आप अगर मुझे सिर्फ कस्टमर नेम को देखना है तो हमको अब 20-25 ज्वाइंट्स ऑपरेशंस लिखना पड़े, तो इस टाइप का भी नहीं रहता है। तो हम यही था अपना वेरियस काइंड्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो अगेन हम देख लेते हैं इधर जो
मेन डिफरेंस क्या है ड्रॉप और ट्रंकेट स्टेटमेंट में? तो लिखा हुआ है कि इन एसक्यूएल बोथ ड्रॉप एंड ट्रंकेट आर डिस्ट्रक्टिव commands, but they operate completely different level of the database structure. तो बोल रहा है कि एसक्यूएल के अंदर अगर हम ये दोनों स्टेटमेंट देखते हैं ड्रॉप और ट्रंकेट, तो ये दोनों डिस्ट्रक्शन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, बट जिस तरीके से ये काम करते हैं वो दोनों एकदम ही डिफरेंट लेवल पर काम करते हैं। ठीक, यहाँ पर एक ब्रेक डाउन दिया हुआ है। पहले ड्रॉप कमांड के बारे में बता रहा है, द डिमोलिशन कमांड। सो बेसिकली ये कम्प्लीटली चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। So when you use drop, you are not just removing the data, you are deleting the entire structure of the table. बोला जा रहा है जब भी हम drop कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल db या फिर जो हमारा टेबल है, तो मेनली हम टेबल के परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं। जब भी हम ड्रॉप कीवर्ड को टेबल के साथ यूज़ करते हैं, उस केस में क्या होता है कि ये सिर्फ डेटा को नहीं बल्कि पूरे के पूरे टेबल को ही इंटायरली हमारे डेटाबेस से हटा देता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं दिखता है अपने को। तो व्हाट इट डज, क्या करता है ये? तो इट रिमूव्स द टेबल डेफिनेशन, द डेटा इंडेक्सिंग इंडेक्सेस, ट्रिगर्स एंड कॉन्स्टेंट्स एसोसिएटेड विद द टेबल। सो बोला ये टेबल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें उन सभी को हटा देता है, जिसमें हमारा आता है टेबल का जो डेफिनेशन हम लिखते हैं, ठीक, क्रिएट टेबल, ये उसके अंदर इतने सारे कॉलम्स होंगे, डेटा उसका डेटा टाइप ये होगा, ये सारी चीज़ जो जो भी टेबल जो भी डेटा होगा इस टेबल के अंदर का, वो सारा भी चला जाएगा। जो भी इंडेक्सिंग हमने किया होगा किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग, वो भी चला जाएगा। कोई भी ट्रिगर, अगर किसी भी कोई न्यू डेटा अगर इंटर हो रहा है, तो उसके लिए अगर हमने जितने भी ट्रिगर्स वगैरह बना के रखे हैं वो सारे भी चले जाएंगे। और ऑब्वियसली जो भी हमने कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए हैं कि किसी के अंदर नल है, कौन से कॉलम के अंदर नल रहेगा, इंटीजर रहेगा, ये सारे भी हट जाएंगे। यानी कम्प्लीटली जो टेबल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जो हमारा टेबल है ये सारा हट जाएगा। रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? इट इज़ लाइक टेयरिंग डाउन द बिल्डिंग। जैसे मान लो जो हमारा बिल्डिंग है उसको बहुत बार होता है कि म्यूनसिपैलिटी वाले पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, तो उसका एग्जिस्टेंस ही हट जाता है। ठीक, और दूसरा जो हमारा ट्रंकेट का केस है, उसमें मान लो कि जो भी लोग रह रहे हैं उसको हम लोग बिल्डिंग से भगा दे रहे हैं, तो वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आफ्टर यू ड्रॉप अ टेबल, द टेबल लिटरली ceases टू एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। सो जब भी हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं किसी भी टेबल के साथ, तो कम्प्लीटली हमारे डेटाबेस से गायब हो जाता है। इफ़ यू ट्राई टू यूज़ द सेलेक्ट ऑन इट, यू विल गेट एन एरर सेइंग टेबल इज़ नॉट फाउंड। तो इन केस अगर ड्रॉप करने के बाद जब भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर टेबल के लिए, तो जो डेटाबेस है वो हमको एरर देगा या इस नाम का कोई भी टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। परफॉर्मेंस अगर देखें, वेरी फास्ट, बट बिकॉज इट रिमूव्स द इंटायर स्ट्रक्चर यू कैन नॉट अनडू इट अनलेस यू हैव अ बैकअप। तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। एक बार अगर हमने ड्रॉप कमांड का यूज़ कर लिया किसी भी टेबल के ऊपर, तो कम्प्लीटली गायब हो जाता है, बहुत फास्ट तरीके से गायब हो जाता है। पर इसका हम लोग वापस इसको अंडू नहीं कर सकते हैं। ठीक, और इन केस अगर हम किसी चीज़ को ड्रॉप भी करते हैं तो हम लोग यूजुअली बैकअप, इमीडिएट बैकअप उसका लेकर ही करते हैं। नाउ जो सेकंड है हमारा स्टेटमेंट ट्रंकेट, तो इसके बारे में दिया हुआ है कि द रीसेट कमांड। तो ट्रंकेट बेसिकली एक तरीके से रीसेट करने में हमको हेल्प करता है जो भी हमारा टेबल है उसको। ये करता क्या है? सो इट रिमूव्स ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल बट इट लीव्स द एम्प्टी सेल्स, द टेबल स्ट्रक्चर, कॉलम एंड डेटा टाइप्स परफेक्टली इंटैक्ट। तो बोला जा रहा है कि जब भी हम लोग ट्रंकेट कमांड का यूज़ करते हैं किसी भी टेबल के ऊपर, तो जो जो भी इसके अंदर का डेटा है सिर्फ वही जाते हैं। ठीक, रेस्ट ऑफ द चीज़ अपना अपना वैसा ही रहता है। जो टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी कॉलम्स हैं, जो भी डेटा टाइप्स है, ये सब प्रॉपरली वैसे ही रहता है। रिजल्ट हम क्या देखते हैं? द टेबल स्टिल एग्जिस्ट बट हैज़ जीरो रिकॉर्ड्स। तो जब भी हम ट्रंकेट कमांड का किसी भी टेबल के ऊपर यूज़ करते हैं, तो जो हमारा टेबल है वो तो एग्जिस्ट करता है, बस जो भी उसके अंदर के रिकॉर्ड्स हैं वो कम्प्लीटली गायब हो जाते हैं। इट इज़ लाइक टेकिंग अ बकेट ऑफ वाटर, डंपिंग द वाटर आउट एंड कीपिंग द एम्प्टी बकेट। सो बोला जा रहा है ट्रंकेट कमांड को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक बकेट है, पूरे बकेट को हम पानी से भर लिए। ठीक, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मान लो हमारा डेटा भी इसी तरीके से पानी के जैसा भर जाता है। ट्रंकेट कमांड को यूज़ करने का मतलब क्या है कि जो बकेट का पानी है उसको हम पूरा उझेल देते हैं, मतलब खाली कर देते हैं। तो अब जो हमारा खाली बकेट बच गया, तो यही है अपना ट्रंकेट कमांड यूज़ करने के बाद जो हमारे पास टेबल बचता है। परफॉर्मेंस अगर हम देखें, सो फास्टर देन डिलीट बिकॉज इट डज नॉट लॉग द डिलीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल रोज, इट जस्ट डी एलोकेट्स द मेमोरी पेजेस। तो बोल रहा है कि परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो डिलीट के कंपैरिजन में जो ट्रंकेट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी लॉग, जो भी हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हैं उसके लिए कोई भी रिकॉर्ड वगैरह हम मेंटेन नहीं करते हैं।
और यहाँ पर जस्ट जो हमारा मेमोरी, वी जस्ट डीएलोकेट द मेमोरी पेज, तो कुछ डीएलोकेशन करते हैं आई गेस। तो कंपैरिजन वाइज अगर हम देखें दोनों स्टेटमेंट के बीच में, ट्रंकेट और ड्रॉप में, तो इफेक्ट के बारे में देखते हैं। ट्रंकेट में जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो सारे हट जाते हैं। ड्रॉप के साथ जो हमारा टेबल है और उसका स्ट्रक्चर है वो वही साथ में गायब हो जाता है। टेबल एग्जिस्टेंस, हमारा ट्रंकेट में जो टेबल है वो एग्जिस्ट करता है, बस यही है कि खाली हो जाता है। ड्रॉप के केस में टेबल बिल्कुल ही गायब हो जाता है। रोल बैक कैन बी रोल बैक इन सम डीबी। ओके, ये बात मुझे भी नहीं पता था, पर यह है कि ट्रंकेट जब भी हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी टेबल के अंदर, कुछ कुछ डेटाबेसेस के अंदर हम लोग ट्रंकेट कमांड को रिवर्स भी कर सकते हैं। ड्रॉप अगेन इसको रोल बैक करना पॉसिबल नहीं है। वेयर क्लॉज में लिखा हुआ है कि क्या वेयर क्लॉज किधर यूज़ होता है ट्रंकेट ड्रॉप, तो बोला जा रहा है कि दोनों में से किसी में यूज़ हम नहीं करते हैं वेयर क्लॉज को। ट्रिगर्स, ट्रिगर्स अगर हमने टेबल के ऊपर ट्रिगर्स बना के रखा है तो ट्रंकेट और ड्रॉप कमांड जब हम यूज़ करते हैं तो दोनों में से किसी में भी ट्रिगर फायर नहीं होता है। ठीक, रीसेट आइडेंटिटी, सो ट्रंकेट में ऑप्शन रिसेंट ऑटो इंक्रीमेंट आईडीज। तो बोला जा रहा है कि जब भी हम डेटा को रिकॉर्ड स्टोर करते हैं किसी भी टेबल के अंदर, तो जो उसका आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट होते रहता है। पर जब हम ट्रंकेट कमांड को यूज़ करते हैं किसी भी टेबल के ऊपर, तो जो उसका ये है ऑटो इंक्रीमेंट वाला जो आईडी है वो वापस रीसेट हो जाता है, जीरो पे चला जाता होगा आई गेस। ड्रॉप कमांड में टेबल ही नहीं है तो फिर ऑटो इंक्रीमेंट आईडी का क्या करेंगे हम। समरी चेकलिस्ट, यूज ट्रंकेट व्हेन यू वांट टू क्लियर आउट table for a fresh start but plan to use the same टेबल स्ट्रक्चर इमीडिएटली आफ्टरवर्ड। बोला जा रहा है कि ट्रंकेट कमांड हमें तब यूज़ करना होता है जब किसी भी टेबल का अंदर, किसी भी टेबल के अंदर का जितना भी रिकॉर्ड्स है वो हमको खाली करना होता है, बट वो टेबल हमको अभी भी यूज़ करना है, तो उस केस में हम लोग ट्रंकेट कमांड को यूज़ करेंगे। ड्रॉप कमांड के बारे में बोला जा रहा है कि यूज़ ड्रॉप व्हेन you no longer need the table at all and want to reclaim the disk space and schema definition। तो बोला जा रहा है ड्रॉप कमांड हमें तभी यूज़ करना है जब हमको टेबल का कोई ज़रूरत है नहीं और हमको पूरे रिकॉर्ड्स को हटाना है, और जो भी वो टेबल डेटा को कलेक्ट करके मतलब स्टोरेज डिस्क स्पेस को जो भी वो पकड़ के बैठा था वो सब हमें खाली चाहिए। एक नोट भी दिया हुआ है कि किस तरीके से हमको इन दोनों कमांड को यूज़ करना चाहिए। हम लिखा हुआ है बिकॉज दिस आर डेटा डेफिनेशन कमांड्स, दे आर ऑफ्टन ऑटो कमिट्स ऑपरेशन इन many database tables. This means once you run them, they are permanent. So always double check your where clause if using delete, or ensure you have a recent backup before trying either of these। तो बोला जा रहा है कि एक हमेशा कॉशन को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम इस टाइप के कमांड्स को यूज़ करते हैं, वेदर वो हमारा डिलीट हो, ट्रंकेट हो या फिर ड्रॉप हो। तो उस केस में अगर हम मान लो अगर डिलीट कमांड को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वेयर क्लॉज के अंदर हमने जो भी कंडीशन लगाया है उसको हमको डबल चेक करना चाहिए कि यही डेटा को हमें डिलीट करना है कि नहीं। और रहा बात जहाँ पर हम बात आता है ट्रंकेट और ड्रॉप को, तो अगर ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हमको एक रीसेंट बैकअप अपने पूरे डीबी का हम लेकर रख लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। तो लिखा हुआ है द ट्रंकेट कमांड इज़ यूज टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल एंड द फ्री द स्पेसेस कंटेनिंग द टेबल। सो अगेन हमने ऑलरेडी देख लिया, ट्रंकेट कमांड को हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको हटाने के लिए। डिलीट के बारे में बोला जा रहा है कि द डिलीट कमांड डिलीट्स ओनली द रोज फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन गिवन इन द वेयर क्लॉज। ओके, और डिलीट्स ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल इफ़ नो कंडीशन इज स्पेसिफाइड। तो बोला जा रहा है डिलीट कमांड जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं रोज को या फिर रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है जो कि हम वेयर क्लॉज के अंदर में लिखते हैं। ठीक, और डिलीट ऑल द रोज, और हाँ अगेन ये ट्रंकेट के जैसा ही काम करता है जब अगर हम कोई वेयर क्लॉज को यूज़ नहीं करते हैं। बट इट डज़ नॉट फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। तो अगेन जो भी स्पेस टेबल कंटेन करके रखा था उसको नहीं करता है डिलीट आई गेस। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर एग्रीगेट एंड स्केलर फंक्शंस। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि एग्रीगेटेड और स्केलर फंक्शंस क्या होता है एसक्यूएल के अंदर या फिर जो डीबीएमएस है।
आंसर दिया हुआ है कि इन एसक्यूएल फंक्शंस आर लाइक एक्ट लाइक कैलकुलेटर्स बिल्ड इनटू द लैंग्वेज। तो बोला जा रहा है कि एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखते हैं तो फंक्शंस, वेदर वो एग्रीगेट या फिर जो स्केलर फंक्शंस है, ये एक तरीके से कैलकुलेटर का काम करता है, ठीक। दे टेक एन इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन रिटर्न अ रिजल्ट। तो वेदर वो एग्रीगेटेड या स्केलर फंक्शन हो, ये सब कुछ ना कुछ इनपुट लेते हैं और अपने को एक रिजल्ट देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेटेड एंड स्केलर फंक्शन इज सिंपली अबाउट हाउ मच डेटा दे लुक एट वंस। तो बोला जा रहा है कि ये जो दोनों फंक्शन है अपना, स्केलर और एग्रीगेटेड और जो स्केलर फंक्शन है, इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है कि ये इकट्ठा एक बार में कितने डेटा को एज एन इनपुट लेते हैं, ठीक। तो पहला बताया जा रहा है एग्रीगेटेड फंक्शन के बारे में, द ग्रुप प्रोसेसर्स। सो एग्रीगेटेड फंक्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमको बहुत सारे डेटा को एक बार में प्रोसेस करना होता है। तो दिया हुआ है कि एन एग्रीगेटेड फंक्शन टेक्स मल्टीपल रोज ऑफ डेटा एंड कोलैप्सेस देम इनटू अ सिंगल वन। सो बोला जा रहा है कि एग्रीगेटेड फंक्शन में हम लोग क्या काम करते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स या फिर मल्टीपल रोज के जो डेटा है उनको हम लेते हैं और आउटपुट में हम एक सिंगल रिजल्ट देते हैं, ठीक, एक सिंगल वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ दे थिंक, तो ये किस तरीके से बेसिकली काम करता है। दे लुक एट द होल कॉलम ऑफ वैल्यूज़ एंड परफॉर्म मैथ अक्रॉस द इंटायर सेट। तो बोला जा रहा है कि एग्रीगेटेड फंक्शन में क्या होता है कि जब भी हम एग्रीगेटेड फंक्शन यूज़ करते हैं तो यूजुअली हम किसी ने मतलब मेनली हम इसको एक कॉलम के ऊपर परफॉर्म करते हैं एग्रीगेटेड फंक्शन को। उस कॉलम में जितने भी डेटा हैं इनको ये लेता है एज एन सेट, मतलब इकट्ठा उनको लेता है और जो भी सिंगल आउटपुट है वो देता है। कुछ कॉमन एग्रीगेटेड फंक्शन सबको दिए हुए हैं, जैसे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। सम ऑब्वियसली जितने भी इसको हम लोग वैल्यूज़ देंगे उन सभी का सम रिटर्न करके देगा। एवरेज, जितने भी वैल्यूज़ इसको हम दे रहे हैं उसका एवरेज निकाल के देगा। मिनिमम मैक्सिमम, जितने भी वैल्यूज़ हम दे रहे हैं उसका या तो हमको ये मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर मैक्सिमम। काउंट, जितने भी वैल्यूज़ हम इसको दे रहे हैं उन सभी का ये काउंट बताएगा कि वेदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, 10 हैं, 20 है, 100 हैं, कितना। यूसेज, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज विथ ग्रुप बाई क्लॉज। सो बोला जा रहा है कि यूजुअली जब भी हम एग्रीगेटेड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो अगेन हम ग्रुप बाई को भी हम जो भी डेटा है उसको एग्रीगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम एग्रीगेटेड फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं तो साथ में हम लोग ग्रुप बाई क्रॉस को भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट द टोटल सेल्स पर रीजन, द फंक्शन aggregates individual sales into one sum for that specific reason। तो बोला जा रहा है मान लो अगर हमको टोटल सेल्स चाहिए पर रीजन के हिसाब से, तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले रीजन वाइज हम ग्रुप करेंगे और उसके बाद जितना भी सेल्स हुआ है एक रीज़न के अकॉर्डिंग, तो उन सभी के ऊपर हम सम जो एग्रीगेटेड फंक्शन है उसको यूज़ कर लेंगे। दूसरा है स्केलर फंक्शन, द रो बाई रो प्रोसेसर। सो स्केलर प्रोसेसर क्या होता है कि ये एक इनपुट लेता है और एक अपने को आउटपुट देता है, ठीक। तो इसी के लिए बोला जा रहा है द रो बाई रो प्रोसेसर्स। और एग्रीगेटर को बोला जा रहा था द ग्रुप प्रोसेसर्स, ठीक। आगे देखते हैं स्केलर के बारे में बताया जा रहा है कि स्केलर फंक्शन टेक्स वन इनपुट अ सिंगल रो एंड रिटर्न्स अ सिंगल रिजल्ट। सो स्केलर फंक्शन बेसिकली एक रो को देते हैं एज एन इनपुट लेते हैं और एक ही रिजल्ट अपने को देते हैं। इट डज नॉट केयर अबाउट द अदर रोज इन द टेबल, इट ओनली फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक डेटा यू हैंडल इट। तो जब भी हम स्केलर फंक्शन को यूज़ करते हैं तो सिर्फ ये एक रो को ही देखता है, उसी के ऊपर प्रोसेसिंग करता है और रेस्ट ऑफ द कॉलम से इसको मतलब रेस्ट ऑफ द रोज या फिर रिकॉर्ड से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। किस तरीके से ये काम करता है, तो दे ऑपरेट ऑन ईच इंडिविजुअल रोज। इफ़ यू हैव 100 रोज, स्केलर फंक्शन रन्स 100 टाइम्स वंस फॉर ईच रो। तो बोला जा रहा है कि जो स्केलर फंक्शन है वो हर एक रो के लिए इंडिविजुअल हर बार एग्जीक्यूट होता है, ठीक। अगर हमारे पास अगर 100 रोज हैं उसके ऊपर अगर हम स्केलर फंक्शन को अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो स्केलर फंक्शन हर रो के लिए, हर रिकॉर्ड के लिए इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होगा, ठीक। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं स्केलर फंक्शन के, जैसे अपर हो गया, राउंड हो गया, फिर लेंथ या फिर ये जो लेंथ है गेटेड। अपर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम देते हैं अपर मेथड को तो उसको बेसिकली ये अपर केसेस में कन्वर्ट करके देता है। राउंड बेसिकली अगर कोई भी अगर हम डेसिमल वैल्यू दे रहे हैं तो इसको ये हमको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके देगा। फिर लेंथ बेसिकली अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को दे रहे हैं तो उसका ये लेंथ हमको फाइंड आउट करने में देता हेल्प करता है। गेट डेट, तो ये बेसिकली हमको आज का करंट डेट प्रोवाइड करता है, ठीक।
यूसेज कैसे यूज़ करते हैं, दीज आर यूज विथ सेलेक्टेड स्टेटमेंट वेयर और वेयर क्लॉज टू ट्रांसफॉर्म अ डेटा एज इट इज बिंग रिट्रीव। सो बोला जा रहा है कि स्केलर फंक्शन को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टेड स्टेटमेंट के साथ तो यूज़ करते ही हैं, और साथ में हम लोग वेयर कंडीशन यूज़ करते हैं जब भी हमको स्केलर फंक्शन यूज़ करना होता है, ठीक। और यूजुअली जब भी हम अपने डेटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं तब हम ये सारे चीज़ अप्लाई करते हैं। ये डिफरेंसेस देख लेते हैं, फीचर एग्रीगेटेड फंक्शन और स्केलर फंक्शन है। इनपुट के बारे में बताया जा रहा है, तो एग्रीगेटेड फंक्शन बेसिकली होल कॉलम को एज एन इनपुट लेता है, यानी मल्टीपल रोज या फिर रिकॉर्ड्स को ये एज एन इनपुट लेता है। स्केलर और सिंगल वैल्यू को ये एज एन इनपुट लेता है। आउटपुट दोनों ही हमको एक सिंगल आउटपुट देते हैं, ठीक। फोकस अगर हम देखते हैं तो फोकस जो एग्रीगेटेड फंक्शन का है वो सेट और ग्रुप्स के ऊपर होता है, स्केलर का है इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर होता है। कॉमन यूसेज अगर हम देखें तो हमको जब भी रिपोर्ट या फिर स्टैटिक्स जनरेट करना होता है तब हम एग्रीगेटेड फंक्शन का यूज़ करते हैं, और स्केलर फंक्शन जब भी हमको डेटा को फॉर्मेट या फिर क्लीन करना होता है तब यूज़ करते हैं। वाई द डिस्टिंक्शंस मैटर, सो इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस जानना क्यों ज़रूरी है। इफ़ यू ट्राई टू मिक्स देम इनकरेक्टली एसक्यूएल थ्रोज एन एरर। सो अगर हमको दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता है कि कब हमको कौन सा मेथड को यूज़ करना है तो हमको एरर्स वगैरह देखने को मिलता है। एक एग्जांपल भी बताया जा रहा है, इफ़ यू वांट टू लिस्ट द नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉय और and the average salary of the whole company, you cannot just write simply select name and average salary। बोल रहा है कि मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पर हम एक क्वेरी लिख रहे हैं नेम और एम्प्लॉय के एवरेज सैलरी निकालने के लिए, तो हम कुछ ऐसा एकदम सिंपल सा सेलेक्ट क्वेरी नहीं लिख सकते हैं, ठीक। ये काम नहीं करेगा। आगे बता रहा है द डेटाबेस इंजन गेट्स कंफ्यूज्ड बिकॉज नेम रेफर्स टू द वन रो दैट इज अ स्केलर बट द एवरेज सैलरी रेफर्स टू द ऑल रोज दैट इज एग्रीगेटेड। तो बोला जा रहा है कि जब भी हम इस टाइप का क्वेरी लिखते हैं तो इसमें जो डेटाबेस इंजन है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर हम हर नेम के साथ अगर एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है भी। स्केलर एक इंडिविजुअल रो को रेफर कर रहा है जो कि स्केलर है। एवरेज सैलरी बेसिकली एक तरीके से एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन को डिनोट कर रहा है। तो यू नीड टू यूज़ अ ग्रुप बाई नेम टू मेक द मैथ वर्क। तो इस केस में हमको क्या है, अगर एवरेज सैलरी अगर हमको निकालना है हर इंडिविजुअल या फिर हर डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग, तो फिर वहाँ पर अपने को ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा नेम या फिर डिपार्टमेंट के ऊपर। थिंक ऑफ इट लाइक अ क्लास फोटो। ओके, सो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है क्लास फोटो का। बोला है कि स्केलर फंक्शन इज़ लाइक लुकिंग एट एवरी स्टूडेंट एंड नोटिंग देयर कलर। तो बोला जा रहा है कि अगर हम क्लास फोटो को अगर देखते हैं और वहाँ पर हम हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को देखकर उसके कलर का अगर हम कलर को नोट डाउन करते हैं तो ये स्केलर फंक्शन हुआ कि हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए हम एक सिंगल आउटपुट रिटर्न कर रहे हैं। बट एग्रीगेटेड में क्या है, तो एन एग्रीगेटेड फंक्शन इज लाइक लुकिंग एट द एंटायर फोटो एंड कैलकुलेटिंग द एवरेज हाइट ऑफ द एवरीवन इन द क्लासरूम। एग्रीगेटेड फंक्शन में हम लोग क्या काम करते हैं, इकट्ठे सभी लोगों को देखते हैं और देखते हैं कि एवरेज हाइट कितना बन रहा है, ठीक। तो ये था एग्रीगेटेड और स्केलर के बीच का डिफरेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो अगेन हम देखते हैं कि व्हाट आर यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स। सो बेसिकली यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या है और यूज़र डिफाइंड कितने तरीके के होते हैं, फंक्शंस कितने तरीके के होते हैं। आंसर दिया हुआ है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूडीएफ इज़ अ कस्टम रूटीन that you create in SQL to perform a calculation or logical operations that isn't provided by the built-in functions like sum or upper। तो बोला जा रहा है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बेसिकली एक कस्टम रूटीन होता है यूजुअली जो हम डे टू डे बेसिस पर बार बार ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि एसक्यूएल के अंदर हम लोग एक कस्टम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। सो ये एसक्यूएल क्वेरीज क्या काम करते हैं, सो एसक्यूएल टू परफॉर्म कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बिल्ट इन फंक्शन। सो ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हम डे टू डे बेसिस पर तो एग्जीक्यूट करते ही हैं, बट एसक्यूएल हमको बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन फंक्शंस इनको नहीं देते हैं, ठीक। थिंक ऑफ इट एज अ क्रिएटिंग योर ओन फार्मूला और टूल इन द डेटाबेस। सो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बेसिकली हमारा खुद का अपना फार्मूला और टूल है डेटाबेस के अंदर जो कि हम क्रिएट करते हैं, ठीक। वंस डिफाइंड यू कैन कॉल इट जस्ट लाइक एनी अदर एसक्यूएल फंक्शंस इन योर सेलेक्टेड स्टेटमेंट और वेयर क्लास। तो बोला जा रहा है कि
एक बार जब हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट कर लिया तो इसको हम लोग सिंपली उसी तरीके से कॉल कर सकते हैं जैसा हम यूजुअली जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको कॉल करते हैं अपने सेलेक्ट और वेयर क्लॉजेस के साथ। तो वाई यूज़ यू डी एफ, तो पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है बेसिकली कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो पहला दिया हुआ है कोड यूजेबिलिटी। इफ़ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स टैक्स कैलकुलेशन used in 10 different reports, you write it once as a UDF and calls it everywhere। तो बोला जा रहा है कि एक तो कोड का रीयूजेबिलिटी हो जाता है, ठीक। हम लोग क्या काम करते हैं, एक सिंगल जगह मान लो अगर हमको एक कॉम्प्लेक्स टैक्स का कैलकुलेशन करना है और इस टैक्स कैलकुलेशन को हम 10 जगह पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो इंस्टेड कि हम इसको 10 जगह डिफाइन करें, उससे बढ़िया है कि हम एक सिंगल फंक्शन क्रिएट करके अपने डीबी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। दूसरा है रीडेबिलिटी। इट टर्न्स 20 लाइन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इनटू अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव फंक्शन नेम। फॉर एग्जांपल गेट एनुअल डिस्काउंट बाय यूजिंग ऑर्डर आईडी। तो हर बार अगर हमको 20 लाइन का जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना पड़ रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको करने के लिए, हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि यूडीएफ यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाकर डीबी के अंदर स्टोर कर सकते हैं और बाद में हम एक सिंगल लाइन को यूज़ करके जो भी हमारा ऑपरेशन है, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कर सकते हैं। थर्ड है मेंटेनेंस। इफ़ टैक्स लॉजिक चेंजेस यू अपडेट इट एट वन प्लेस द फंक्शन इन द फंक्शन इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द 10 डिफरेंट रिपोर्ट्स। सो बोला जा रहा है कि मान लो कल के अंदर कल को अगर जो भी हमारा टैक्स का लॉजिक है, अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने उसको 10 जगह यूज़ किया है तो 10 जगह अब हमको चेंजेस करना पड़ेगा। सिंस हमने ऑलरेडी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट कर लिया था और उसी को हम 10 जगह यूज़ कर रहे थे, तो इनकेस अगर टैक्स के लॉजिक के अंदर कुछ चेंजेस भी आया है तो सिंपली हमको सिर्फ एक जगह अपने यूडीएफ यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर चेंज करना है, और रेस्ट जहाँ पर जो 10 जगह जो रिपोर्ट हमारे यूज़ कर रहे थे इस मेथड को, उनके अंदर भी वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट चेंजेस के रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, कितने टाइप के यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, पहला बता रहा है डिपेंडिंग ऑन द SQL dialect, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, UDFs are generally fall into 3 categories। सो बोला जा रहा है कि डिपेंडिंग ऑन जो हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं डीबी को मैनेज करने के लिए, वेदर वो SQL सर्वर हो, PostgreSQL हो या फिर MySQL हो, तो उसके बेसिस पर हमारा कैटेगरीज होता है। तो मेनली 3 कैटेगरीज में होते हैं। एक तो स्केलर फंक्शन होते हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, और तीसरा है हमारा मल्टी स्टेटमेंट वैल्यूड। अब ये होता क्या है, एक एक करके देख लेते हैं। सो स्केलर फंक्शंस आर बेसिकली दीज फंक्शंस टेक्स इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स अ सिंगल सिंपल वैल्यू लाइक एन इंटीजर, स्ट्रिंग और डेट। तो बोला जा रहा है कि मान लो हम ऐसा, जब भी हम एक स्केलर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक, तो जो भी ये फंक्शन है ये कुछ पैरामीटर को लेता है या फिर एक पैरामीटर को लेता है और एक ही हमको रिटर्न, एक ही वैल्यू हमको रिटर्न करता है, और रिटर्न वैल्यू कुछ भी हो सकता है हमारा, इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट, कुछ भी। तो यूसेज ग्रेट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी हमको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है तो वहाँ पर हम स्केलर मेथड्स को डिफाइन करते हैं। बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ फंक्शन दैट टेक्स द डेट ऑफ बर्थ एंड रिटर्न्स द परसेंटेज। तो मान लो हम एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जहाँ पर वो फंक्शन यूज़र का डेट ऑफ बर्थ ले और जो हमको रिजल्ट सेट है, जो हमारा रिटर्न टेबल है, उसके अंदर हमको उस पर्सन का एज देखने को मिले, ठीक। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, जो सेकंड टाइप है यूज़र डिफाइंड फंक्शन का वो है इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन, TVFs। तो के बारे में बोला जा रहा है, दीज फंक्शंस रिटर्न अ कंप्लीट टेबल और अ रिजल्ट सेट, ठीक। तो जब भी हम इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक, तो ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, ये बेसिकली हमको रिटर्न में पूरा का पूरा रिजल्ट सेट ही देते हैं, ठीक। तो द इनलाइन वर्जन इज essentially a saved select query that can accept parameter। सो बोला जा रहा है कि जो हमारा इनलाइन टेबल है, तो ये एक तरीके से बेसिकली हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट ही होता है जो कि बस कुछ पैरामीटर्स को लेता है और उसके बेसिस पर हमको पूरा का पूरा रिटर्न टेबल या फिर जो रिजल्ट सेट है वो रिटर्न करता है। यूसेज इसके बारे में बताया जा रहा है, लाइक अ व्यू दैट टेक्स इनपुट। तो ओके अगेन, सो ये सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट के जैसा होता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, गेट ऑर्डर आईडी ऑर्डर्स बाय अ
कस्टमर, जो कि एक कस्टमर आईडी ले रहा है, सो दिस विल रिटर्न ऑल रोज एसोसिएटेड विद डाटा आईडी। सो बोला जा रहा है कि मान लो अगर हमको एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए उसका सारा जो भी ऑर्डर है वो देखना है, तो उसके लिए हम मेथड बनाकर रख सकते हैं, यूज़र डिफाइंड मेथड डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा है मल्टी स्टेटमेंट टेबल व्यूड फंक्शन। इसमें क्या होता है कि दिस आर मोर कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है एक क्वेरी के अंदर, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली मल्टी स्टेटमेंट फंक्शन लिखते हैं, ठीक। दे अलाउ यू टू परफॉर्म मल्टीपल स्टेम्स, यूज वेरिएबल्स एंड रन लॉजिक like loops or cursors to build a table result set that you then return to the user। तो बोला जा रहा है कि ये बेसिकली हमको अलाउ करता है अगर हमको कोई भी एक ऐसा रिजल्ट सेट चाहिए जिसको प्रोड्यूस करने के लिए हमको बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना पड़ रहा है, मल्टीपल स्टेप्स हो, मल्टीपल वेरिएबल्स हो, और तो वहाँ पर बेसिकली हम लोग ये मल्टी स्टेटमेंट फंक्शन को यूज़ करते हैं, जैसे जिसके अंदर हमको मान लो लूप्स, कर्सर्स वगैरह इन सभी को यूज़ करना पड़े से। यूसेज इसके बारे में बताया जा रहा है कि फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक डैट कैन नॉट बी डन इन अ सिंगल क्वेरी। सो हम मल्टी स्टेटमेंट ऑब्वियस नाम ही से पता चल रहा है कि अगर ऐसा फंक्शन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये सिंगल लाइन में तो खैर इसके लॉजिक को लिखना पॉसिबल नहीं है। हाउ अ यूडीएफ लुक्स। तो सिंटेक्स क्या है, जब भी हमको यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर मान लो क्रिएट करना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि जो भी प्राइस है उसको हम लोग प्रॉपरली फॉर्मेट कर रहे हैं, वो डॉलर वॉलर साइन लगाकर। तो इधर क्या काम कर रहे हैं, एक तो हम फंक्शन का नाम बता रहे हैं कि ठीक ये DOB मतलब कुछ तो है, मतलब फंक्शन का नाम है अपना फॉर्मेट प्राइस, ठीक। ये क्या फंक्शन एक बेसिकली पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। पैरामीटर क्या रहेगा कि एक हमारे पास डेसिमल वैल्यू रहेगा, ठीक, जिसके अंदर पॉइंट के बाद दो हमको डेसिमल वैल्यूज़ देखने को मिलेगा। रिटर्न ये क्या करेगा कि ये हमको एक कैरेक्टर यानी फिर एक स्ट्रिंग बेसिकली हमको रिटर्न करके देगा, जिसके अंदर हम लोग मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स को स्टोर करके रख सकते हैं। और फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है बिग और एंड से। रिटर्न क्या काम करेगा, ये बेसिकली फंक्शन एक इनपुट ले रहा है और रिटर्न करेगा। सबसे पहले डॉलर साइन को ऐड करेगा और कास्ट प्राइस एज, फिर उसका जो भी प्राइस है उसको ये ऐड कर देगा ऐसे। एनीवे हाउ टू यूज़ इट, कैसे यूज़ करेंगे, तो जैसे हम सिंपल सेलेक्ट ऑपरेशन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं वैसे कॉल कर सकते हैं। इधर अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट है पहला, और ये हमारा जो टेबल है उसका नाम है, ठीक। फिर इस टेबल में से हम लोग प्रोडक्ट नेम को ले रहे हैं, और दूसरा हमको चाहिए प्राइस, तो प्राइस को हम लोग बेसिकली प्रॉपरली फॉर्मेट करके ले रहे हैं। ये हमने अपने मेथड को कॉल किया है और इसके अंदर जो हमारा प्राइस का वैल्यू है उसको हम लोग पास कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से स्केलर हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया है। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बोला जा रहा है कि परफॉर्मेंस UDFs especially scalar functions can sometimes be slower than built-in functions because the database engine may have to switch context for every single row to run your custom code। तो बोला जा रहा है कि जब भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो परफॉर्मेंस थोड़ा वैरी कर सकता है। चांसेस है कि अगर हमारा जो लॉजिक है अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में जो हमको आउटपुट है वो स्लोअर देखने को मिलेगा। साइड इफेक्ट्स के बारे में बोला जा रहा है, इन मोस्ट डेटाबेसेस UDFs आर इंटेंडेड टू बी रीड ओनली, दे शुड नॉट चेंज द डेटा। फॉर एग्जांपल यू यूजुअली कैन नॉट रन अपडेट और डिलीट इनसाइड UDFs, they are meant to be calculating the returning values। तो बोला जा रहा है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को बेसिकली इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमको जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है और उसको एज अ रिज़ल्ट हमको रीड करने में हेल्प करता है, रिटर्न करता है। न कि हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि वो हमारे डेटा या फिर जो टेबल्स हैं उसके अंदर कुछ अपडेट या फिर डिलीट कर पाएँ, ठीक। तो ये अलाउ नहीं करता है बहुत सारे जो भी डेटाबेसेस हैं वो, या फिर हम बोल सकते हैं DBMS। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। पहला है स्केलर फंक्शन का। तो स्केलर फंक्शन में हम लोग यहाँ पर एक स्केलर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो कि हमको हेल्प कर रहा है जो भी प्राइस है उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देने में, ठीक। फंक्शन का नाम हमने लिख दिया है
आई गेस डी बी ओ हम लोग हर जगह डिफाइन यूज़ कर रहे हैं, मे भी शायद ये सिंटेक्स का ही पार्ट है। आगे हमने फंक्शन का नाम लिखा है, फिर ये फंक्शन क्या कोई पैरामीटर लेगा उसको डिफ़ाइन किया है, और ये रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न बेसिकली ये हमको सेम डेसिमल वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक, लॉजिक क्या है, जो भी ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है उसको ये बेसिकली इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो बेसिकली जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो कैलकुलेट कर रहा है। ठीक, यूज़ कैसे करेंगे, सेम है। जो हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा टेबल है उसको ऊपर हम ये सेलेक्ट स्टेटमेंट कॉल रहे हैं, जो प्रोडक्ट का नाम है, और ये फंक्शन को बेसिकली हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक, जो प्राइस है वो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये हमको रिटर्न में क्या देगा, डिस्काउंटेड प्राइस देगा। इनलाइन फंक्शन, इसका पर्पज़ क्या है कि एक्ट एज अ पैरामीटराइज्ड व्यू, it returns a table based on the selected statement. It is very efficient because the SQL optimizer creates it like a subquery. तो बेसिकली एक सब क्वेरी जैसा होता है। ठीक, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि गेटिंग ऑल ऑर्डर्स फॉर स्पेसिफिक कस्टमर, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक, फंक्शन का नाम, ये तो सिंटेक्स है, क्रिएट फंक्शन, फिर इधर हमने फंक्शन का नाम भी दिया है कि गेट कस्टमर ऑर्डर्स, और ये एक्सेप्ट कर रहा है कस्टमर का जो इंटीजर वैल्यू है वो, रिटर्न कर रहा है अपने को एक टेबल, और यहाँ पर हमने जो मेन लॉजिक है वो लिखा है, जिसके अंदर हम लोग पूरा ये लॉजिक ही लिखे हैं। ये है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट को ही बेसिकली कॉल कर रहा है कि सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर टेबल। ठीक, जहाँ पर भी जो कस्टमर का आईडी है वो इसके बराबर है जो हमको एज एन पैरामीटर मिला है। ठीक, इसको यूज़ कैसे करेंगे, सिंपल, जैसा हम कोई भी सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, जो भी हमारा सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कस्टमर। ठीक, थर्ड है हमारा मल्टी स्टेटमेंट वैल्यू फंक्शन। सो पर्पस क्या है इसका, यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक दैट रिक्वायर्स मल्टीपल स्टेप्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन और अ लूप टू build the table. It behaves like a mini program that constructs result set row by row. तो बेसिकली ये मल्टी स्टेटमेंट जो भी फंक्शन होता है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमको एक कोई कॉम्प्लेक्स टेबल वगैरह जनरेट करना होता है। एक तरीके से मिनी प्रोग्राम ही है जो कि हमारा जो रिजल्ट सेट है, जो रिजल्ट टेबल है उसको रो बाय रो कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक, इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन देयर ग्रेड्स। ठीक, तो फंक्शन को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, ये सिंटेक्स है, यहाँ पर ये मेथड का नाम है, कोई भी ये पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। रिटर्न में क्या करेगा, ये अपने को ये एक टेबल रिटर्न करके देगा। एक रिजल्ट में ये टेबल दे रहा है, ओके, इधर ये टेबल को रिजल्ट में दे रहा है, इधर ये सिंगल कॉलम को ये रिजल्ट में दे रहा है। ओके, तो फिर और ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो भी अपने को इधर स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है तो ये इंसर्ट कर देगा हमारे इस वाले टेबल के अंदर। ओके, ठीक है, इधर एक्चुअल लॉजिक लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो भी ये टेबल है हमारा स्टूडेंट, इसमें से नेम को सेलेक्ट करना है। सेकंड कॉलम में बेसिकली हमको उसका ग्रेड लिखना है क्या है। अगर बंदे ने 90 से अबव स्कोर किया है तो एक्सीलेंट है, 70 के अबव स्कोर किया है तो फिर गुड है उसका जो भी ग्रेड है, और अगर उससे कम किया है तो फिर उस केस में वो इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, बैक बेंचर है वो। और क्या है, हाउ डू यूज़ इट, कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल है अपना जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसको हम लोग जैसे यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करेंगे, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, और ये बस हम मेथड कॉल कर रहे हैं, तो यही था।